बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूं आपकी जोलॉजी एजुकेटर। आज हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा 75 डेज सीरीज जोलॉजी के लिए। ऑब्वियसली जोलॉजी का सिलेबस आज खत्म हो जाएगा जब आपको ये लास्ट चैप्टर आपको मिलेगा, है ना। तो आई होप कि जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी आप कंसिस्टेंट रहे हो, जितना भी आपने ट्रूली पढ़ा है, वो आपको हेल्प करे। एंड आई होप कि सीरीज ने आपको बहुत हेल्प करी हो, है ना। और अगर नहीं देख रहे हो अभी भी ढंग से, बहुत सारा बैकलॉग है, तो यार प्लीज, है ना, बैकलॉग अभी भी टाइम है, पूरा हो जाएगा, है ना। और क्वेश्चन सीरीज आपको मिलने लग रही है और बहुत सारी चीजें आपके पास आने वाली है और भी बहुत कुछ प्लान है, तो प्लीज पढ़ो, है ना। लास्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी। हम लोग प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स के बारे में जाना। और मैंने आपको बताया है कि बायोटेक्नोलॉजी जो 2 चैप्टर में आपको एक यूनिट में ऐसे थोड़ी सी छोटू सी दे रखी है, वो इतनी छोटू नहीं है यार, बहुत वास्ट फील्ड है और अपकमिंग ईयर्स में बहुत ज्यादा डेवलपिंग फील्ड है। मतलब बहुत बड़ा, बहुत अच्छा डेवलपिंग सेक्टर रहने वाला है बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और मतलब ये सारी चीजें आप ऑलरेडी जो यहां पर पढ़ चुके हो, है ना। तो काफी कुछ सीखने को मिला, काफी कुछ यूजफुल सीखने को मिला। हम लोगों ने एक बेस बना लिया अपना बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस से, है ना। मतलब एक पूरा बेस हम लोग सेट कर चुके हैं ऑलरेडी, कि हमें पता है कि बायोटेक क्या है, हमें पता है कि उसमें हम लोगों ने कैसे कैसे मॉडिफिकेशंस करे हैं। लेकिन अब उन सारे प्रोसेसेस को, उन सारे प्रिंसिपल्स को यूज करने का टाइम आ गया है, अप्लाई करने का टाइम आ गया है ना। इसलिए इस चैप्टर का नाम भी ये है कि बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशन। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में तो आपने पढ़ लिया कि क्या है, कैसे कैसे मेथड्स है, किस किस से ट्रांसफॉर्मेशन होती है, कैसे कैसे हम लोग जीन जेनेटिक्स में चेंजेस ला सकते हैं, क्या क्या वेक्टर यूज कर सकते हैं, है ना, ये सारी। और उसके बाद हम लोग कैसे उसको प्योरीफाई कर सकते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, फर्मेंटर्स, बायोरिएक्टर, सबके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। और मैंने आपको बताया भी था ये जो फर्मेंटर, बायोरिएक्टर, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जो हमारा रहता है बायोटेक्नोलॉजी का दूसरा एस्पेक्ट जो रहता है यार, पूरा एक पूरे सेमेस्टर में ना पूरा एक सब्जेक्ट रहता है ये, है ना। सोचो कितना बड़ा, और तुम्हें सिर्फ एक पन्ना, एनसीईआरटी ने तो वो आधे पन्ने एक पन्ने में निपटा दिया है। तो मतलब एक बिल्कुल इंट्रोड्यूस करा है, इंट्रोड्यूस में भी सिर्फ अपना नाम बताया है बायोटेक्नोलॉजी ने कि मैं ये हूं, और अपने बारे में एक लाइन, है ना। बहुत बड़ी फील्ड है यार, बहुत बड़ी और बहुत एक्साइटिंग फील्ड है ना। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है रिसर्च लैब में। जब आप, मतलब ऐसा होता है कि आप ऐसे पैर रख रहे हो ना, तो एक अलग फील आती है। क्योंकि क्या हो रहा है कि पूरे अलग से वो पूरे क्या कहते हैं, ग्लव्स पहन के जाओ, है ना, अंदर पैरों में वो पहनो, और मतलब इतना बढ़िया लगता है। पूरे टाइम मिथाइल अल्कोहल से हाथ धोते रहो, ठंडा 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 लगता है, और मतलब बहुत कुछ एक्साइटिंग आपको देखने को मिलेगा जब भी आप अगर आप जाते हो क्या इसमें, है ना। मतलब ऑब्वियसली में भी इसमें भी आप काफी सारे एक्सपेरिमेंट करोगे, तो वहां पर भी देखने को मिलेगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद दिस, है ना। ओके, अब जब भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, तो यार बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम लोग एप्लीकेशंस देखें तो ऑलमोस्ट हर फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी यूज हो रही है। फॉर एग्जांपल एनर्जी प्रोडक्शन में, है ना, हम आगे पढ़ेंगे इसका एक मतलब यूज है। जो रीन्यूएबल फ्यूल्स हैं, है ना, जो रिन्यू हो सकते हैं, टाइम पीरियड लेते हैं लेकिन रिन्यू हो सकते हैं, उनकी क्वालिटी और बेटर कराने के लिए, उनकी यील्ड और बेटर कराने के लिए बायोटेक यूज हो रहा है। बायो रेमिडिएशन यूज की फील्ड में हम लोग यूज कर रहे हैं। फूड साइंस में बहुत, ये भी बायोटेक के साथ साथ एक जो डेवलपिंग सेक्टर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज फूड टेक्नोलॉजी। तो फूड साइंस में बायोटेक का बहुत यूज है, ठीक है। क्योंकि देखो याद है आपको, मतलब बीच में एक केस हुआ था कि मैगी बंद हो गई थी क्योंकि उसके अंदर कुछ केमिकल्स, मतलब जो भी हम लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसकी एक लिमिट सेट करी गई है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वो लिमिट सेट करी गई है, अगर उससे ऊपर कुछ भी होगा तो फिर वो प्रोडक्ट हमारे लिए सही नहीं है। तो वो जो
टेस्टिंग कर रहे हैं, वो जो सारी चीजें जांच पड़ताल कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं? फूड टेक्नोलॉजी में ऐसे क्वालिटी एनालिस्ट वगैरह होते हैं जो ये सारी चीजें चेक करने का उनका रहता है ना। तो फूड साइंस में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोप है किसका? बायोटेक्नोलॉजी का। एग्रीकल्चर जो हम लोग स्पेसिफिकली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर में क्या क्या स्कोप है, कहां कहां हमने अब तक यूज कर लिए है बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन में कहां कहां हमने यूज कर ली है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ये 3 हो गए और चौथा रहेगा आपका एथिकल इशू, कि क्योंकि किसी भी फील्ड के लिए कुछ एथिक्स बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप स्टूडेंट्स हो, आपके लिए भी कुछ एथिक्स है। आप स्कूल जाते हो तो आपके एथिक्स है कि फोन नहीं लेके जा रहा है, एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहन के जा रही है, टीचर से बदतमीजी नहीं करनी है, साथ वाले से बदतमीजी नहीं करनी है ना। ये सब किसमें काउंट होता है? एथिक्स में, है ना। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर बायोफार्मास्यूटिकल, है ना, बायोटेक्नोलॉजी यूज करके जो भी दवाई, मेडिसिन, ड्रग्स बनाए जा रहे हैं उसमें उस फील्ड को हम लोग क्या बोल रहे हैं? बायोफार्मास्यूटिकल्स में यूज हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी। वेस्ट ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी। और ये तो मेन है ही, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में कि कैसे हम लोग एक ऑर्गेनिज्म का जीन को मॉडिफाई कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम उसको बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया मेडिसिन तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। थेरापेटिक्स, रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। डायग्नोसिस, कैसे कैसे कहां कहां डायग्नोस्टिक में बायोटेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। अब डायग्नोसिस क्या हो रहा है कि कोई डिजीज हो रही है, उसके सिम्टम्स को डायग्नोस करना, जांचना कि यार ये कौन कॉज कर रहा है ये सिम्टम, है ना। तो वो सब हम लोग यहां पर इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो ये जो पूरा ऐसे बनाया है, तो ये सारा क्या है? ये सारा का सारा एप्लीकेशंस हैं किसकी? बायोटेक्नोलॉजी की। किसकी एप्लीकेशंस है बच्चों? बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बढ़िया बात यह है कि जब भी हम लोग किसी बायोटेक्नोलॉजी को किसी एरिया में डालते हैं, मतलब किसी फील्ड में हम लोग उसका यूज करते हैं, तो हमारे दिमाग में ना कुछ चीजें होती है कि अगर हम ये करेंगे तो ये अच्छे से मतलब सोचो ना कि अगर हम लोग किसी भी चीज को कहीं और यूटिलाइज कर रहे हैं ना, किसी भी चीज को कहीं और यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हम लोग अगर यूटिलाइज कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, तो हम लोग चाहेंगे ना कि प्रोडक्ट अच्छा आए, हम लोग चाहेंगे ना कि उसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा आए, बहुत हमारे लिए बहुत एडवांटेजियस हो। तो बायोटेक्नोलॉजी के थर्स्ट एरिया इंक्लूड करते हैं कि इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म हमें मिले। इंप्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स में क्या हो सकता है? माइक्रोब्स हो सकते हैं, कुछ प्योर एंजाइम्स हो सकते हैं जो उसको कैटलाइज करने में हेल्प कर रहा है, इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म बनाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, तो हम लोग उस तरह का वर्क करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग की एक्सपेक्टेशन है, आप लोग की सपना कह लो, और आप चाहते हो कि आपको नीट की सीट मिले, है ना, MBBS की सीट मिले, एक अच्छा कॉलेज मिले, तो एक अच्छे कॉलेज के लिए, ध्यान सुनना, एक अच्छे कॉलेज के लिए आपको एक अच्छी मेहनत भी करनी पड़ेगी, है ना। एक अच्छे कॉलेज के लिए आपको उतना इनपुट, उतना टाइम, उतनी कंसिस्टेंसी, उतनी मेहनत देनी पड़ेगी, तभी आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, है ना। क्योंकि पता है यार कि बिना मेहनत के कुछ नहीं हो रहा, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा और तभी कुछ सब कुछ मिलेगा आपको। बिना उसके आपको कभी कुछ नहीं मिलने वाला। हार्ड वर्क तो है, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। बचपन से, फर्स्ट क्लास से हम लोग ये फ्रेज सुनते आ रहे हैं, है ना। तो यहां पर भी अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को किसी और एरिया में यूज कर रहे हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि उसका हर एक एस्पेक्ट अच्छे से यूज हो। ठीक है, अब उसको यूटिलाइज करने का भी अच्छा टाइम हमें अच्छी तरह से आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग को पता है कि आपके में फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बॉटनी आती है, जूलॉजी आती है। अब आप लोग को पता है कि इन चारों सब्जेक्ट्स में से आप एक को भी छोड़ नहीं सकते, नहीं तो फिर तो स्कोर तो बिल्कुल गया, है ना, नीचे की तरफ ढुश करके गिर जाएगा, है ना। तो आपको वो चीज मैनेज करके रखनी है ना। आपको क्या है? टाइम मैनेजमेंट करके रखनी है ना। आपको चीजें
ऐसी कंडीशंस बनानी है कि आप हर सब्जेक्ट को अपना टाइम दे रहे हो, हर सब्जेक्ट के लिए अंदर अपनी सेल्फ स्टडी आपकी चल रही है। यहां पर भी जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, मान लो हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, तो उस प्रोडक्ट के लिए भी हमें ऑप्टिमम कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, उस प्रोडक्ट के लिए भी हमें ऑप्टिमम कंडीशन देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रोडक्ट है जो रूम टेम्परेचर पे बन जाता है, लेकिन आप उसको ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हो, तो यार ज्यादा तो नहीं, काम नहीं चलेगा ना, प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। तो हमें ऑप्टिमम कंडीशंस देनी पड़ती है इस केस में, अगर हम लोग कहीं पर भी ये बायोटेक्नोलॉजी वाले मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। और फिर आपका जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होता है प्योरीफाई करने के लिए, वो तो है ही थर्ड स्टेज, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसमें पूरा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, फर्मेंटर्स, बायोरिएक्टर्स, ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं कि एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। अब यार मतलब सब कुछ सही तो चल रहा था, है ना, खेतों में मस्त फसल उगा रहे हैं और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ी, मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई, ऐसा क्या सूझा लोगों को कि बायोटेक्नोलॉजी से फिर हम लोगों ने कुछ ना कुछ टेक्निक्स यूज करी और हमने एग्रीकल्चर में बहुत सारे नए प्लांट्स बनाए या नए स्पीशीज या जीनस में उनके चेंजेस करती है। मतलब कुछ तो प्रॉब्लम्स होंगी। तो हम लोग जब भी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो एक प्रॉब्लम ये है कि हमने इवोल्यूशन में पढ़ा था कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो एक हाई रेट पे बढ़ती है ना, हमारी पॉपुलेशन एक हाई रेट पे बढ़ रही है, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज है खाने का या कुछ भी एनर्जी का जो भी रिसोर्सेज है वो एक कम रेट पे बढ़ रहा है। तो जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर उतनी तेजी से रिसोर्सेज नहीं बढ़ेंगे तो ड्रॉट कंडीशंस आ जाएगी, है ना, भूखमरी, और मतलब बहुत सारी कंडीशन आ जाएगी कि जिससे हर इंसान को खाना नहीं मिल पाएगा। सॉरी। ठीक है, तो हर इंसान को खाना नहीं मिल पाएगा। अब ये प्रॉब्लम थी कि यार जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर उतनी तेजी से रिसोर्सेज नहीं मिले तो यार भूखमरी के कारण इंसान मर जाएंगे। और यार वैसे भी मतलब हर कोई एक अच्छा खाना तो अफोर्ड नहीं कर पाता, लेकिन बेसिक की तो सबको जरूरत होती है ना। तो वो सोच के हमने बायोटेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा इन एग्रीकल्चर, है ना, बायोटेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा इन एग्रीकल्चर ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्योंकि यार किसी भी चीज का मतलब आपको जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आपको क्या मतलब फिर, है ना। ऐसी लोग है कि मेरा क्या है ना, आपको जब तक प्रॉब्लम नहीं हो रही, और नॉर्मल है, ह्यूमन नेचर है कि अगर आपको पैसे की कमी नहीं है तो ठीक है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जिस दिन वो कमी आ जाएगी, लेकिन उस दिन आप ज्यादा मेहनत करने लग जाओगे, उस दिन आप ज्यादा सोचने लग जाओगे उसके बारे में, है ना। उसको आप इंप्रूव करने के लिए, सही करने के लिए मतलब हर एक तरीका अपनाओगे। सेम एग्रीकल्चर के साथ हुआ, ये जो हमारी प्रॉब्लम आ रही थी उसको कम करने के लिए, उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने बायोटेक्नोलॉजी डाल दी एग्रीकल्चर में। अब बायोटेक्नोलॉजी से पहले कुछ हम लोगों ने क्या बनाए, कुछ एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर हमने करा बायोटेक्नोलॉजी से पहले, है ना। कुछ और मेथड्स हम लोगों ने यूज करे। सबसे पहला क्या था, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। तो एग्रोकेमिकल यानी कि केमिकल्स का यूज करा एग्रीकल्चर में, है ना, केमिकल्स का यूज करा इन एग्रीकल्चर। अब केमिकल्स कैसे, पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, हर्बिसाइड्स हो गए, वीडीसाइड्स हो गए, फंजीसाइड्स हो गए, इन सब का यूज करा। इसके साथ साथ कुछ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और सिंथेटिक हार्मोन्स का यूज करा। बट इससे हमें यील्ड तो मिल रही थी, लेकिन जो केमिकल्स के वजह से साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे थे वो भी ज्यादा थे, है ना। मतलब यील्ड तो मिल रही थी इन सबको यूज करके, लेकिन यार साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे थे, और साथ के साथ एक्सपेंसिव था, ये सब कुछ एक्सपेंसिव था, है ना। नेक्स्ट हम लोगों ने सोचा कि अब केमिकल नहीं, हम लोग ऑर्गेनिक चलेंगे। आजकल वैसे भी ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स सब लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो
और जो लोग यूज कर रहे हैं और जो लोग नहीं यूज कर रहे हैं उन सबको पता है कि एक्सपेंसिव है। तो नेक्स्ट जो हम लोगों ने एस्पेक्ट यूज करा वो था ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग का। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने केमिकल प्रोडक्ट्स यूज नहीं करे, यहां पर हम लोगों ने केमिकल प्रोडक्ट्स ना यूज करके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यूज करा। फॉर एग्जाम्पल मेन्योर यूज करा, बायो फर्टिलाइजर्स यूज करे, बायो कंट्रोल्स यूज करे टू कंट्रोल या टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यील्ड, है ना। अब ऑर्गेनिक यानी कि हम लोग नेचर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, हम अपने नेचर को साथ लेके चल रहे हैं, उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, है ना, और हमारा काम भी बढ़ रहा है। लेकिन यार इतना ब्रॉड पे मतलब काफी सारी अब इंडस्ट्रीज है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके लैंड क्या बोलते हैं दाल ये सारी चीजें बना रही हैं, है ना। बहुत सारी कंपनीज है, आटा दाल ये सब कुछ बना रही हैं यार, लेकिन दे आर एक्सपेंसिव, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यहां पर भी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट है जो हमारा मेन रहेगा वो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। अब ये हमने जेनेटिकली इंजीनियर का मतलब क्या है कि हमने उस प्लांट के ही जीन में कुछ चेंजेस करी, कुछ मॉडिफिकेशन करे, या तो हमने कहीं से एक एक्स्ट्रा जीन डाल दिया, या उसके किसी एक जीन को इनएक्टिव कर दिया, या उसके एक जीन को रिमूव कर दिया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चेंज हम लोग करेंगे जिसके वजह से हमारी यील्ड ग्रो हुई, यील्ड इंक्रीज हुई, है ना, हमारा क्वालिटी इंक्रीज हुई। मतलब यही सारी चीजों के लिए तो हम लोग चेंजेस करेंगे कि यार यील्ड ज्यादा हो, क्वालिटी अच्छी हो, है ना, कोई पेस्ट उसके ऊपर इन्फेक्ट ना करे, कोई बैक्टीरिया उस पर इन्फेक्ट ना करे। ये सारी हम लोगों ने सोच के ये हम लोगों ने एग्रीकल्चर का स्कोप यूज करा। और इसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। अब ग्रीन रेवोल्यूशन सबने सुना होगा, तो किसने स्टार्ट किया था, ये नॉर्मन ई बोरलॉग थे। इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉर्मन जी को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग इस टाइम पे जब हम लोगों ने जेनेटिकली इंजीनियर्ड बेस्ड एग्रीकल्चर शुरू करा तो हमने देखा देयर वाज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द यील्ड। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी में देयर वाज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज फॉर, और स्पेसिफिकली ग्रेन्स में, फॉर एग्जांपल व्हीट और राइस में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला। इसलिए हम लोगों ने उस टाइम पीरियड को, जब ये सिग्निफिकेंट इंक्रीज हमें देखने को मिला, हमने उस टाइम पीरियड को नाम रख दिया ग्रीन रेवोल्यूशन। और ये कब ऑब्जर्व हुआ था, इट वाज ऑब्जर्व्ड इन 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में ये हमने ऑब्जर्व करा। कब ऑब्जर्व करा, 20वीं सदी में। ठीक है, अब ये जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज आ रहा था, हम लोग जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप यूज कर रहे थे, ठीक है फाइन, पता चल रहा है, लेकिन हम लोग ऐसा क्या कर रहे थे कि वो हमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग ऐसा क्या कर रहे थे, तो जो पहली चीज थी, हम लोगों ने इंप्रूव्ड क्रॉप वेराइटी बनानी शुरू करी। क्या करी, इंप्रूव्ड क्रॉप वेराइटी बाय ऑल्टरेशन ऑफ जीन्स हम लोगों ने शुरू करा, जिसके वजह से अगर किसी चीज की क्वालिटी अच्छी है तो यानी कि वो उस जगह सरवाइव, अपने आप को अडाप्ट अच्छे से कर पाएगा। नॉर्मल सी बात है, अगर आप हेल्दी हो तो आप कहीं किसी जगह जाओगे तो आप मतलब ठंड वाली जगह चले गए, अगर आपकी पूरी बॉडी फिट है, हेल्दी है और आप ठंड वाली जगह चले गए तो आप इजीली वहां पर अपने आप को अडाप्ट कर सकते हो, और आपको वहीं रहना पड़ गया, मतलब अब वहीं सेटल हो गए, तो आगे आने वाली जनरेशंस भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो, है ना। सेम यहां पर अगर कोई इंप्रूव्ड क्रॉप वेराइटी है तो वो वहां पर अपने आप को अडाप्ट अच्छे से करेगी तो हमें हाई यील्डिंग वेराइटीज भी देखने को मिलेगी, वेराइटीज में हमें हाई यील्ड देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरी चीज जिस पे हम लोगों ने फोकस करा वो था कि मैनेजमेंट अच्छा रखेंगे,
है ना, कि मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, इरिगेशन सिस्टम, सब कुछ हम लोग एक अच्छी तरह से करेंगे कि इतना यूज होना चाहिए, इतना ही डालेंगे, कम नहीं डालेंगे, कुछ भी हो। पानी की बात कर रही हूं स्पेसिफिकली अभी मैं, कि पानी ज्यादा डाल दिया, अरे भैया पानी ज्यादा डाल दोगे तो चला जाएगा वो, है ना, नहीं रहेगा, पूरा क्रॉप खराब हो सकता है। तभी तो बोलते हैं इतनी बारिश पड़ेगी पूरी फसलें खराब होगी। पानी ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि कुछ भी जिंदगी में अगर आपको कम मिल रहा हो या ज्यादा मिल रहा हो, है ना, कुछ भी कम मिल रहा हो या ज्यादा मिल रहा हो, दोनों ही खराब है। तो एक लेवल डिसाइड कर रखा है सबने अपना अपना कि यार इतना ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा की चाह होती है, लालच बुरी बला है, लेकिन ज्यादा की चाह होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर आपको बैक टू नॉर्मल, बैक टू बेसिक पवेलियन पे ले आएगा, है ना। सेम अगर कम है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करो, है ना, उतना हार्ड वर्क करो। तो ज्यादा और कम नहीं, एक नॉर्मल पोजीशन, है ना, ठीक है, क्लियर है। और तीसरी चीज जिस पे हम लोगों ने फोकस किया वो थे यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। जैसे कि मैंने बताया पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब हमने यूज करा, ठीक है, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में, कि हमें साइड इफेक्ट्स कुछ खराब देखने को ना मिले, है ना, एक लिमिटेड क्वांटिटी में, कि यार इतना यूज होना चाहिए, इससे ज्यादा यूज, मतलब ऐसे होता है ना कि लालच में ज्यादा डाल दो तो ज्यादा ईल्ड आ जाएगी, क्या पता खराब कर दे भाई, है ना, खराब भी तो कर सकता है। अगर तुम केमिकल्स इतना यूज कर रहे हो तो खराब कर देगा वो, कुछ नहीं पता उस केमिकल का, तुम्हारा नहीं है वो सगा, है ना। तो लिमिटेड में डालो, जितना बताया गया है उतना डालो, ठीक है, वो चल जाएगा, ज्यादा मत डालो, है ना, ठीक है, क्लियर है। अब मैंने बोला कि यार देयर वाज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज, तो कितनी इंक्रीज थी, तो अगर आप देख सकते हो यहां पे मैंने लिख रखा है ट्रिपलिंग ऑफ फूड सप्लाई। फूड सप्लाई ट्रिपल हो चुकी थी ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन, लेकिन ये फूड सप्लाई ट्रिपल होने के बाद भी इट वाज नॉट इनफ, है ना, दिस फूड सप्लाई वाज नॉट इनफ, ट्रिपल होने के बाद भी, है ना। तब और भी प्रॉब्लम्स आई, हमने देखा कि हमें लगा कि यार हमने सॉर्ट कर लिया है, लेकिन ना 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 ना, सॉर्ट नहीं हुआ था, है ना। तब हमने देखा कि और प्रॉब्लम्स क्या है, कि हम लोग ट्रिपल से और कैसे बढ़ाए, मतलब पहले तो हमें प्रॉब्लम पता होनी चाहिए तभी हम सोल्यूशन लेके आएंगे। तो पहली तो बात यह है कि एग्रोकेमिकल्स क्या है, एक्सपेंसिव है, ठीक है। अब कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड से, जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड है, उनसे हम और ज्यादा ईल्ड नहीं कर सकते हैं, है ना, उनसे हम और ज्यादा क्रॉप की ईल्ड नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे न्यू वेराइटीज बना रहे थे हम लोग यूजिंग कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मेथड्स, उसके उन वेराइटीज को बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स की जरूरत हो रही होती थी। अब बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर की बात नहीं कर रही हूं, फर्टिलाइजर की बात कर रही हूं, यानी कि केमिकल यूज हो रहा है, तो जो कि क्या थे, हार्मफुल भी थे और एक्सपेंसिव भी, है ना, मतलब हार्मफुल भी है, तुम्हें पीड़ा भी दे रहे हैं और महंगे भी पड़ रहे हैं, है ना। और फिर लास्ट जो हमारी इन सब का सोल्यूशन क्या था, कि हमें फर्टिलाइजर के और केमिकल के यूज को क्या करना था, कम करना था। अब यहां पर एंटर होता है आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। यहां पर कौन एंटर हो रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है। यहां पर हमने जीन क्लोनिंग के वजह से की हेल्प से हमने क्या करा, हमने नए क्रॉप्स बनाए, नए मतलब उन्हीं क्रॉप्स में कुछ चेंजेस करे, जिसके वजह से वो सारी प्रॉब्लम जो हमने पीछे डिस्कस करी वो क्या हो गई, ठीक हो गई, मतलब उनमें हमें कुछ बेटरमेंट देखने को मिलती गई। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, ठीक है, यहां पर हम लोगों ने क्या करा, यहां पर हम लोगों ने डायरेक्ट चेंजेस करे टू दी जीनोटाइप ऑफ प्लांट के जीनोटाइप में हमने डायरेक्ट चेंजेस करे, फिर उसको हम लोगों ने जीन क्लोनिंग पे डाल दिया, और फिर हम लोग आगे जाके हमें क्या मिल गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मिल गए। अब ये जो हम लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाए, वो हम लोग जैसे कि मैंने आपको बताया, दो चीज से हम लोग कर सकते हैं, या तो हम लोगों ने बाहर से कोई यूजफुल जीन उस क्रॉप के अंदर डाल दियो, है ना, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, एडिशन ऑफ जीन, है ना, जीन एडिशन, जब हम लोगों ने जीन क्या करी, ऐड करी, जीन क्या करी, ऐड करी। अब
दूसरी चीज कि मान लो कि उसी प्लांट में कोई ऐसी जीन है जिस प्लांट की हम लोग ईल्ड बढ़ाना चाहते हैं, जो ईल्ड या क्वालिटी में यार प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ना, आगे पढ़ेंगे हम लोग, जो उसी प्लांट में की ईल्ड में या क्वालिटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक तो करेंगे कि हम लोग उस जीन को ब्लॉक कर दे, है ना, हम लोग उस जीन को इनएक्टिव कर दे, इनएक्टिव, या फिर हम लोग उसको रिमूव कर दे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मतलब तो समझ आ गया कि हम लोग जीन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जीन सब्ट्रैक्शन में क्या बात करते हैं, है ना। अब जीन एडिशन और जीन सब्ट्रैक्शन के हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स। तो जो पहला एग्जांपल है दैट इज गोल्डन राइस, सोने का चावल, है ना। अभी ये सच में सोना नहीं कि जाके बेचने चले जाओ, बट इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनका जो बेस था, राइस पूरा आपको व्हाइट व्हाइट दिखता होगा, इनका बेस आपको थोड़ा सा पेल येलो देखने को मिलेगा, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया, गोल्डन राइस। और ये गोल्डन राइस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीन एडिशन। किसका एग्जाम्पल है, जीन एडिशन का एग्जाम्पल है। यहां पर हमने कुछ बाहर से ऐड करेंगे, है ना, जीन एडिशन से पता चल गया, यहां पर हम लोग कुछ अंदर से बाहर से ऐड करने वाले हैं। अब ये जो गोल्डन राइस है बच्चों, ये गोल्डन राइस इट वाज डेवलप बाय इंगो पोट्रिकस एंड पीटर बेयर। नाम याद रखना है, इंगो पोट्रिकस एंड पीटर बेयर। अब इन्होंने ये गोल्डन राइस बनाने की इनको सूझी कैसे है, इनको मतलब क्यों सूझी गोल्डन राइस की, हाँ यार कुछ ऐसा हमें चेंजेस लाने चाहिए, ताकि इन्होंने सूझी, इनको ऐसा लगा कि यार विटामिन ए की हमें, एक मिनट पेन चेंज करने दो, हाँ, तो इन्होंने बेसिकली ये इसलिए सोचा कि यार इनको क्या करना था, आयरन डेफिशिएंसी को कम करना था, इनको क्या करना था, आयरन डेफिशिएंसी को कम करना था, यानी कि आयरन डेफिशिएंट ना हो कोई, ठीक है। तो इस गोल्डन राइस में क्या था, विटामिन ए था, इन्होंने विटामिन ए एनरिच्ड राइस बनाए, ठीक है। अब ये विटामिन ए क्या करता है, इट अक्यूमुलेट मोर बीटा कैरोटीन, क्या एक्यूमुलेट कर रहा है, इट एक्यूमुलेट मोर बीटा कैरोटीन। अब ये क्यों यूजफुल है, क्यों हम लोग बीटा कैरोटीन विटामिन ए की बात करेंगे, ये करते हैं। इससे पहले बस सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो गोल्डन राइस है इट इज अ ट्रांसजेनिक वेराइटी ऑफ ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा राइस में हम लोगों ने कुछ चेंजेस करे, तो इसलिए ये क्या है, इट इज अ ट्रांसजेनिक। कुछ चेंजेस करने के बाद जो भी हम लोग प्लांट एनिमल का नाम लेते हैं तो हम लोग उसके आगे वर्ड लगा देते हैं ट्रांसजेनिक। तो किसकी वैरायटी, ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ ओराइजा सटाइवा। अब ये ओराइजा सटाइवा प्लांट, ये मतलब राइस तो बहुत सारे हैं, फिर हम लोगों ने इस ओराइजा सटाइवा को ही क्यों यूज करा, क्योंकि इनके अंदर क्या था, इनके अंदर देयर वाज अ गुड क्वांटिटी ऑफ बीटा कैरोटीन। और बीटा कैरोटीन में, बीटा कैरोटीन क्या है, उनके अंदर प्रो विटामिन ए है, बट प्रो विटामिन ए का मतलब क्या है, वो इनएक्टिव है, होके भी नहीं है यार, है ना, होके भी नहीं है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, कुछ चेंजेस लाने जरूरी समझे, है ना। इस प्रो विटामिन ए को जो इनएक्टिव बैठा है, सुस्त बैठा है, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसको ठीक करने के लिए हम लोगों ने इसमें क्या करा, जेनेटिकली इसको मॉडिफाई करा, ठीक है। अब देखो, इसी बीटा कैरोटीन के वजह से जब हम लोगों ने इसमें चेंजेस लाए, चेंजेस क्या लाए हमने ना, बाहर से, मैंने जैसे बताया ये क्या है, जीन एडिशन है, तो हमने यहां पर बाहर से डैफोडिल की जीन ली, बाहर से डैफोडिल की जीन ली, उनको किसमें डाला, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में डाला, है ना। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन कैसे क्या कर रहा है, इट इज वर्किंग एज अ वेक्टर। अब ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर के थ्रू इस जीन को, डैफोडिल की जीन को आपके ओराइजा सटाइवा के अंदर
ट्रांसफॉर्म कर दिया, इंसर्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब जो नए राइस बन रहे थे, अब जो नए राइस प्रोड्यूस हो रहे थे वो कैसे थे? देवर क्रिंकली एंड स्क्रैबोस। स्क्रैबो हस्ती ये पहले वाले राइस में भी था। चेंज क्या था? इनका जो कोर था इट वॉज पेल येलो, क्योंकि बीटा कैरोटीन क्या था? उसमें ज्यादा था। बीटा कैरोटीन क्या था? उसमें ज्यादा था। ठीक है, तो इसी बीटा कैरोटीन के वजह से इन राइस का जो नीचे वाला पोर्शन है वो हमें पेल येलो दिख रहा था, जिसके वजह से हम लोगों ने इनको क्या बोला? हम लोगों ने इनको बोला गोल्डन राइस। तो स्पेसिफिकली क्यों बनाए थे गोल्डन राइस? ताकि विटामिन ए की कमी पूरी हो सके। विटामिन ए एनरिच्ड राइस बनाने के लिए हमने इन दोनों ने इसके जीन्स में, इसके जेनेटिक्स में क्या करी? कुछ ऑल्टरेशन करी। ऑल्टरेशन कैसे? कि बाहर से जीन ले आए। किसका जीन था? डेफोडिल का जीन था। ये चीजें याद रखनी है, किसका जीन था, ठीक है, किस वजह से, है ना। विटामिन ए, बीटा कैरोटीन आपको याद रखना है, ठीक है। और आइजा सटाइवा तो ऑब्वियसली आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों। और किसका एग्जाम्पल है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीन एडिशन, ठीक है, जीन एडिशन का। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ हेरोडिन फ्रॉम ट्रांसजेनिक ब्रासिका नेपस सीड्स। अब हेरोडिन कहां सुना है? जल्दी बता दो वरना पिटाई ऐसे मारूंगी ना आके घर में। कहां सुना है हेरोडिन? हेरोडिन से रिलेटेड वर्ड कहां सुना है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। देख रहे हो ना, देख रहे हो, लेक्चर देख रहे हो तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। ये हेरोडिन देखा कहां है? एनिमल किंगडम में हिरुडिनेरिया पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने हिरुडिने उसकी क्या थी? क्लास थी, पढ़ा था ना। तो वहीं से आया है ना, वहीं से आया है। अब ये हेरोडिन है क्या? मतलब ऐसा क्या है कि हम लोगों ने कुछ चीज एनिमल से ली और प्लांट्स के थ्रू उसको प्रोड्यूस करा, है ना। लाइन तो यही कहती है कि हम लोगों ने हिरुडिन, मैंने बता दिया, किसी ना किसी एनिमल से आ रही है। वो एनिमल से हम लोगों ने ली, प्लांट्स में डाली और प्लांट्स के थ्रू उसको क्या करा? उसको और भी ज्यादा क्वांटिटी में ईल्ड करने की कोशिश करी। तो हिरुडिन बेसिकली एक नेचुरली अकरिंग एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट मतलब जो किसी चीज को कोगुलेट होने ना दे, क्लॉट बनने ना दे, ठीक है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? इट इज प्रोड्यूस्ड इन दी सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ लीच। क्या नाम है उस लीच का? हिरुडो मेडिसिनालिस, ठीक है। इस हिरुडो मेडिसिनालिस के सलाइवरी ग्लैंड्स में हमें हेरोडिन मिलता है। और ये हेरोडिन इट वर्क्स एज नेचुरल एंटीकोगुलेंट, यानी कि किसी चीज को, ब्लड को कोगुलेट होने नहीं देगा, ठीक है, ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देगा। अब इस हेरोडिन को बनाने के लिए, इस हेरोडिन की ईल्ड इंक्रीज करने के लिए, ऐसा नहीं सिर्फ ब्रासिका नेपस हम लोगों ने यूज करा, हमने और भी यूज करे। हमने ईस्ट यूज करा, हमने ई कोलाई यूज करा। बट जब हम लोगों ने इसको यूज करा हमें मिल रहा था हेरोडिन, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, हमें मिल रहा था। बट पैसा लग रहा था ज्यादा, पैसा एक्सपेंसिव था, है ना। तो अब जब कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है और उतनी ईल्ड नहीं दे पा रहा है, फिर तो वो लॉस में जाएगा, है ना। अब अगर वो लॉस में जाएगा तो बंदा सोचेगा कि यार कुछ तो ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो पैसा ज्यादा ना लगाए और ईल्ड भी अच्छी दे जाए, है ना। ह्यूमन नेचर हर आदमी सोचता है कम पैसे में अच्छी चीज मिल जाए, है ना, कम पैसे में अच्छी चीज मिल जाए। तो उसके लिए इन्होंने क्या करा? इन्होंने चूज करा किसको? ब्रासिका नेपस को। अब ब्रासिका नेपस में देखो क्या हुआ। बेसिकली इन्होंने क्या करा? हेरोडिन को केमिकली सिंथेसाइज करा। अब इस जीन को, जो हेरोडिन को सिंथेसाइज कर रही थी, उस जीन को इन्होंने ब्रासिका नेपस में इंट्रोड्यूस कर दिया यूजिंग अ वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? एग्रोबैक्टीरियम। ट्रांसफॉर्मेशन किससे हो रही है? हमने मेथड्स पढ़े थे ना ट्रांसफॉर्मेशन के, हीट शॉक मेथड था, है ना, माइक्रो इंजेक्शन से, ये सारे हमने मेथड्स पढ़े थे। तो वहीं पर ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर किसके हेल्प से हो रही है? एग्रोबैक्टीरियम के हेल्प से। तो जीन जो एनकोड कर रहा था
इस हेरोडिन को उसको हम लोगों ने कहा इंट्रोड्यूस करा, ब्रासिका नेपस में। अब ब्रासिका नेपस में जब हम लोगों ने बाहर से जीन डाला है तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीन एडिशन। किसका एग्जाम्पल है? जीन एडिशन का एग्जाम्पल है। अब जब जीन एडिशन हो रही है, जीन ऐड हो रही है, तो अब वो प्लांट नहीं रहा, वो क्या बन गया? ट्रांसजेनिक प्लांट बन गया। क्या बन गया? ट्रांसजेनिक प्लांट बन गया। अब इस ट्रांसजेनिक प्लांट के सीड्स में हमने देखा कि बहुत सारा हेरोडिन एक्यूमुलेट होके मिल रहा था, है ना। प्लांट ग्रो करने में इतना पैसा खर्च नहीं हो रहा है जितना ईस्ट और इकोलाई के में खर्च हो रहा था। तो यहां पर हमने देखा कि इनके सीड्स में हेरोडिन एक्यूमुलेट हो रहा था। फिर उस हेरोडिन को उससे आइसोलेट करा, आइसोलेट करने के बाद उसको प्योरीफाई करा, प्योरीफाई के बाद कहां बेचते हैं? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में बेचते हैं, और फिर हमें अपना हेरोडिन, हमारा प्रोडक्ट जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे, वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? ओके। एक दूसरा यही था किसका? जीन एडिशन का। मैं एक बार नॉर्मल पेन से भी इसको लिख देती हूं। जीन, अरे यार क्या यार बच्चों तुम भी, ये भी किसका एग्जाम्पल है? जीन एडिशन का। ठीक है, ये भी किसका एग्जाम्पल है? जीन एडिशन का। अब इतने समझदार तो तुम हो नहीं, है ना, मतलब तुम हो ही, सॉरी है असलियत निकल जाती है, इतने समझदार तो तुम हो ही, समझ जाओगे, बट फिर भी मैं बता देती हूं ये जीन एडिशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो थर्ड हमारा एग्जाम्पल रहेगा, दैट आर द एंडोटॉक्सिन्स ऑफ बैसिलस थुरिनजेनेसिस। अब एनसीईआरटी में एक पूरा काफी अच्छा खासा पैराग्राफ दे रखा है इसके ऊपर, बीटी टॉक्सिन, है ना, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, ये सारी चीज, बीटी 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 बीटी, बैड ट्रिप की बात नहीं कर रही हूं, बैसिलस थुरिनजेनेसिस की बात कर रही हूं, है ना। नो बैड ट्रिप गाइस, सब अच्छा ट्रिप, है ना। ठीक है, चलो अब हम लोग जब बैसिलस थुरिनजेनेसिस की बात करते हैं तो ड्यूरिंग स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन बेसिकली एक मेथड है जब रिप्रोडक्शन होती है, तो ड्यूरिंग स्पोरुलेशन ये बैसिलस थुरिनजेनेसिस को क्या बनाता है? कुछ क्रिस्टलाइन बॉडीज बनाता है, और ये क्रिस्टलाइन बॉडी दे एक्ट एज इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। कैसे एक्ट करती है? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, यानी कि इंसेक्ट को मारने वाला प्रोटीन एनकोड कर रहा है। तो इस टॉक्सिन को जो इंसेक्ट को मार रहा है उसको हमने नाम दे दिया एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन यानी कि मतलब एक कौन? आपका बैसिलस थुरिनजेनेसिस क्या कर रहा है? उसके अंदर ही कुछ ऐसा प्रेजेंट है जो अगर कुछ बाहर से आएगा, कोई इंसेक्ट आएगा, तो उसको मारने की क्षमता रखता है। यानी कि इसके पास ये जो एंडोटॉक्सिन है ये कैसे एक्ट कर रहा है? इट इज एक्टिंग एज डिफेंस मैकेनिज्म। हमारी बॉडी भी शो करती है, इनकी बॉडी भी शो कर रही है क्या? डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, अब ये जो एंडोटॉक्सिन है ना, ये बेसिकली क्या है? एक इनएक्टिव प्रिकर्सर है। ये कितना बड़ा झोल है, मतलब दे दिया है लेकिन इनएक्टिव है, कैसे करेंगे, है ना। बट जैसे ही बैसिलस थुरिनजेनेसिस क्या करता है? इंसेक्ट ने खा लिया। अब खा लिया, ठीक है भैया, अब तुम्हें बताएंगे। अब ये जो है ना, ये जो बीटी है तुम्हें बीटी देगा। कैसे देगा? जैसे ही ये इंसेक्ट की गट में पहुंचेगा, जब इंसेक्ट खा चुका है उसकी गट में जाएगा, जैसे ही उसके गट में पहुंचेगा तो ये जो प्रोटॉक्सिन है, ये जो आपका एंडोटॉक्सिन था जो कि इनएक्टिव प्रिकर्सर था, ये क्लीव हो जाएगा बाय द अल्कलाइन मीडियम जो कि इंसेक्ट की गट में होगा। इंसेक्ट की गट में अल्कलाइन मीडियम इस प्रोटॉक्सिन को क्या कर देगा? क्लीव कर देगा। अब जैसे ही तुम इसके छोटे छोटे बोटी बोटी टुकड़े करोगे, वैसे ही ये क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे पोर्शन पे आ जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? शॉर्टर वर्जन ऑफ प्रोटीन्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शॉर्टर वर्जन ऑफ प्रोटीन्स आ जाएगा। अब ये जो आराम से शांत बैठा था ना, अब जो तुमने इसकी बोटी बोटी कर दी है, इसको ऐसे तोड़ दिया है, इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया है, अब इसकी गई है चटक, है ना, अब इसकी गई है चटक, अब इसको आ गया गुस्सा। अब ये बताएगा तुम्हें, ठीक है। तो ये क्या करता है? नाउ दिस
टॉक्सिक सब्सटेंस बाइंड टू द मिडगट ऑफ द इंसेक्ट। इंसेक्ट की मिडगट से बाइंड करेगा, पहले ऐसे करके प्यार से गले लगाएगा और फिर ऐसे चाकू, है ना, प्यार से गले लगाएगा और फिर ऐसे चाकू, है ना। तो क्या कर रहा है, इट बेसिकली डैमेज द सरफेस एपिथेलियम ऑफ मिडगट ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट की मिडगट का एपिथेलियम को डैमेज करेगा। लेकिन अगर गुस्सा ठंडा नहीं हुआ इस एंडोटॉक्सिन का, तो ये सरफेस एपिथेलियम को खराब करते करते उसके अंदर पोर्स भी क्रिएट कर देगा। पोर्स यानी कि ऐसे गड्ढे, परफोरेशन, चाकू इतने मारेगा ना, पूरी बॉडी में छेद छेद हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब इन पोर्स के वजह से इंसेक्ट की मिडगट में आ जाएगी स्वेलिंग। क्या आ जाएगी? स्वेलिंग आ जाएगी, लाइसिस होगी। तो जिसके वजह से अब जो वो खाना खा रहा है वो तो नहीं उस तक न्यूट्रिशन पहुंचा पाएगा, जिसके वजह से वो बेचारा खाना नहीं खा पाएगा। खाना नहीं खा पाएगा तो ड्यू टू स्टारवेशन उसकी हो जाएगी डेथ। मतलब नहीं छेड़ रहा था वो तुम्हें, तुमने छेड़ा तो छेड़ोगे तो मरोगे। इसका सिंपल लॉजिक है ना। जब तक शांत हूं, लेकिन जैसे ही तुमने मुझे छेड़ा फिर मैं बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, तो इस टॉक्सिन को हमने फिर नाम दिया बीटी टॉक्सिन। अब शायद पता लग गया कि इसका नाम बीटी टॉक्सिन क्यों था, क्योंकि इसने जब तक इसको नहीं छेड़ रहे थे ठीक था, लेकिन उसके बाद तुम्हें ये बीटी देगा। इतनी गहरी बीटी दे दी भाई साहब, मार देगा उसे, है ना। तो पंगा नहीं लेना इससे। लेकिन ये तो हेल्पफुल था प्लांट्स के लिए, इट वॉज हेल्पफुल। इंसेक्ट को ही मार दे रहा है यार। अब इंसेक्ट अगर प्लांट को खाने की कोशिश करेंगे फिर तो ये बताएगा ना, गुस्सा आ जाएगा। देख लिया इसके गुस्से का हमने सारा किस्सा, है ना। तो ये बीटी टॉक्सिन को हमने बैक्टीरिया के अंदर क्लोन करा और इनको प्लांट्स के अंदर डाला, जिसके वजह से अब जो प्लांट्स थे दे were showing resistance to insect के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर रहे थे, यानी कि इट वॉज वर्किंग एज बायोपेस्टिसाइड। कैसे वर्क कर रहा था? बायोपेस्टिसाइड। और प्लांट्स कौन कौन से हमने इसमें यूज करे हैं? बीटी कॉटन बनाया हमने, बीटी कॉर्न बनाया, बीटी राइस बनाया, बीटी टोमेटो बनाया, बीटी पोटैटो बनाया, बीटी सोयाबीन बनाई, है ना। इन प्लांट्स को कुछ नहीं हुआ। बीटी देना ही है इंसेक्ट को, ठीक है। बैड ट्रिप देनी है किसको? इंसेक्ट को, ठीक है। ये एग्जांपल्स प्लीज याद रखना, अभी आगे हम लोग और पढ़ रहे हैं इसके बारे में। अब देखो, जो हम लोग बीटी टॉक्सिन है ना, इसके हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज है। बीटी टॉक्सिन के लिए हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज है। तो द चॉइस ऑफ जीन्स डिपेंड्स ऑन दी क्रॉप। अब कौन सा बीटी टॉक्सिन वाला जीन हम लोग यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है कि कौन सा क्रॉप है और उस क्रॉप पे कौन सा इंसेक्ट आ रहा है ना। इंसेक्ट स्पेसिफिक है भैया ये, है ना। ये इंसेक्ट देख के जाएगा, है ना, कि कौन सा इंसेक्ट आ रहा है, उसके हिसाब से मारूंगा मैं, है ना। सबको अच्छे से मारेगा ये, ठीक है। तो बेसिकली ये बीटी टॉक्सिन्स क्या है? दे आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। अब ये जो बीटी टॉक्सिन है, इट इज एनकोडेड बाय अ जीन, और उस जीन का नाम क्या है? क्राई। उनको क्राई करा के इसका नाम क्या है? क्राई। अब ये जो क्राई जीन है, ये कहां कहां किस किस के अगेंस्ट इफेक्टिव है? तो लेपिडोप्टेरन्स, कौन कौन आता है? टोबैको बर्ड वॉर्म, आर्मी वॉर्म, कोलियोप्टेरन्स, बीटर्स, डिप्टेरन्स, फ्लाइज एंड मस्किटो, इन सब के अगेंस्ट इट इज इफेक्टिव। ये क्राइजीन इन सब के अगेंस्ट क्या है? इफेक्टिव है। ये सारे नाम आपने याद रखने हैं, इंसेक्टा में आ रहे हैं। इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा भूलना नहीं है, सब कुछ जोड़ते हुए चलना है, ठीक है। अब हमने बोला कि जो जीन है वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है, तो ओवरऑल उसका ग्रुप का हेड कौन है? क्राई। अब क्राई में एक है, अरे ओ शिट, हाँ, क्राई में एक क्या यार? क्राई 1AC जीन है, एक क्राई 1AB जीन है। तो जो क्राई 1AC जीन है ये कंट्रोल करता है किसको? कॉटन बॉल वॉर्म को। ये कॉटन बॉल वॉर्म्स के लिए स्पेसिफिक है, और क्राई 1AB कॉर्न बोरर के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। क्लियर है? तो बीटी देने का नहीं,
सॉरी बीटी लेने का नहीं, बीटी देने का, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, क्लियर हो गया आई गेस। तो यहां पर भी अच्छा ये रह गया ना, यहां पर भी यार हम लोगों ने क्या करा है, यहां पर भी हमने कुछ बाहर से निकाल के इन प्लांट्स के अंदर डाला है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है किसका, जीन एडिशन का है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, जीन एडिशन का। अब हम आ जाते हैं किसके पास, जीन सब्ट्रैक्शन के पास आ जाते हैं। किसके पास आ जाते हैं, जीन सब्ट्रैक्शन के पास आ जाते हैं। जीन सब्ट्रैक्शन पता चल गया होगा, बेसिकली इनएक्टिवेशन हो रही है जीन की, या फिर हम उस जीन को करके बाहर निकाल देंगे, ठीक है, नॉकआउट कर देंगे या हम उस जीन को, ठीक है। तो दो केस है, इनएक्टिवेशन या फिर नॉकआउट ऑफ जीन, दो केस है, इनएक्टिवेशन और नॉकआउट ऑफ जीन। अब ये यूज करा जाता है, जीन सब्ट्रैक्शन या इनएक्टिवेशन कैसे यूज करा जा रहा है, बाय एंटीसेंस आरएनए, बाय यूजिंग एंटीसेंस आरएनए, है ना, जिसके हेल्प से हमें क्या मिल रहे हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स हमें देखने को मिलेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहां पर हमें दो एग्जांपल दे रखे हैं जो हमें पढ़ने हैं। एक तो ये आपका मिलॉइडी गाइने इनकॉग्निटा वाला नीमाटोड का, ठीक है, और आपका क्या है ये एबायोटिक स्ट्रेसेस से कैसे हम लोग इसको टॉलरेंट बना सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली देखो क्या हो रहा है, एक मान लो एक नीमाटोड है, ये नीमाटोड क्या करते हैं, ये प्लांट्स की रूट में आ जाते हैं। ये नीमाटोड क्या करते हैं, ये प्लांट्स की रूट में आ जाते हैं और प्लांट के सेल्स को रूट के सेल्स पे फीड करने लगते हैं। अब जब कोई आपके प्लांट के सेल पे फीड कर रहा है तो वो जो मतलब ऐसे काट रहा है तो वो स्वेल हो जाएगा, तो वो जो रूट्स हैं वो ग्रो कर जाती हैं इन लार्ज गॉल्स या नॉट की तरह, ऐसे बहुत ज्यादा बड़े बड़े ग्रो कर जाती हैं, और जिसके वजह से उस प्लांट की क्रॉप यील्ड वैरायटी कम हो जाती है। क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, क्रॉप यील्ड क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और इसको हम लोग कहते हैं, इस तरह के नीमाटोड को हम लोग कहते हैं रूट नॉट नीमाटोड। क्या कहते हैं, रूट नॉट नीमाटोड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नीमाटोड है जिसका नाम है मिलॉइडी गाइने इनकॉग्निटा, इट इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ टोबैको प्लांट्स, जिसके वजह से ग्रेट रिडक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर रूट किसी भी प्लांट की रूट टोबैको रूट पे ये क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, जिसके वजह से उसकी क्या हो जाएगी, यील्ड कम हो जाएगी। अब इस यील्ड को बचाने के लिए हम लोगों ने क्या यूज करा, आरएनए इंटरफेरेंस यूज करा। क्या यूज करा, आरएनए इंटरफेरेंस यूज करा। अब आरएनए इंटरफेरेंस बेसिकली क्या है, हमने किसी जीन को साइलेंस कर दिया है। वो शत्रुघ्न बोलते ना खामोश, तो हम लोगों ने क्या करना है, यहां पर हमें किसी जीन को क्या करना है, खामोश कर देना है, क्योंकि वो जीन क्या कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है। अब बेसिकली देखो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, उस नीमाटोड का डीएनए, अरे एक मिनट पेन दूसरा लेने दो, इस पे आएंगे, मैं आपको वैसे बता देती हूं। हम लोगों ने क्या किया, नीमाटोड था, अरे यार पेन तो दूसरा लिया ही नहीं, ठीक है अब ले लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया, नीमाटोड था, उसका हम लोगों ने डीएनए डाला टोबैको में, है ना, कहाँ डाला, डीएनए डाला, ये डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब यहां पर एक क्या है, सेंस आरएनए है, एक एंटी सेंस आरएनए है, ठीक है। यानी कि ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना देंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे, ठीक है। अब जब असल में नीमाटोड आएगा, जब ओरिजिनल, जैसे हमारे में वैक्सीन नहीं होती वैसे आए, हमारे केस में हम लोग वैक्सीन यूज नहीं करते, कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ पार्ट ऑफ हम लोग क्या करते हैं, एंटीजन डाल देते हैं, इनएक्टिव एंटीजन डाल देते हैं, वीकेंड पैथोजन डाल देते हैं, जो हमारे जिसके वजह से हमारी बॉडी के अगेंस्ट पहले ही क्या बनने शुरू हो जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनने शुरू हो जाते हैं, ताकि जब ओरिजिनल इन्फेक्शन आए तो एंटीबॉडीज पहले से ही प्रेजेंट हो। सेम यहां पर जब ओरिजिनल इन्फेक्शन होगा बच्चों, तो ओरिजिनल इन्फेक्शन में कौन आएगा, नीमाटोड जी आएंगे। खुश होके आ रहे हैं ये अभी बहुत ज्यादा, है ना, बहुत खुश है कि हाँ आज एक और प्लांट खराब करूंगा, है ना। ये नीमाटोड जी क्या करेंगे, उनका डीएनए कन्वर्ट होगा आरएनए में। अब ये आरएनए इस
डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ क्या कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा। ये क्या करा, कंबाइन कर दिया, जिसके वजह से अब ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी। अगर ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी यानी कि ये आरएनए, ये जो हमारा है, ये प्रोटीन नहीं बना पाएगा, और अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो पेस्ट रेजिस्टेंट बन गया ना, है ना, पेस्ट रेजिस्टेंस बन गया। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, साइलेंसिंग ऑफ जीन कर दिया। यहां पर हम लोगों ने क्या कर दिया, साइलेंसिंग ऑफ जीन कर दिया। देखो यहां पर आरएनए इंटरफेरेंस में यहां पर मैंने क्या लिखा है, अगर आप ये देखो, हाँ, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए, वहां पर हमने एमआरएनए स्ट्रैंड को क्या कर दिया, साइलेंस कर दिया, जिसके वजह से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमारा ड्यू टू फॉर्मेशन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना, उस पे जाके वो आरएनए चिपक गया, जिसके वजह से वो क्या हो गया है, साइलेंस हो गया है, बंद हो गया है, जिसके वजह से उसने ओरिजिनल ट्रांसलेशन क्या हो गई, खत्म हो गई, ट्रांसलेशन नहीं हो पाई। ट्रांसलेशन नहीं हो पाई तो प्रोटीन नहीं बन पाया। अब जो प्रोटीन नहीं बन पाया तो उसके वजह से वो जो आता है ना मिलॉइडी गायने, उसमें टोबैको की रूट प्लांट में, अब वो आएगा तो उसको कोई भाव नहीं देगा। वो पैरासिटिज्म, क्योंकि हमने कौन सी जीन को साइलेंस करा है, पैरासिटिज्म वाली जीन को, जो इस किसको, इस ऑर्गेनिज्म को भाव दे रही थी ना, उसी को हमने साइलेंस दे दिया कि यार रहन दे, तुम्हें खुद को, मतलब होता है ना कुछ लोग जो हमें प्रॉब्लम देते हैं लेकिन हम फिर भी उनको एंटरटेन कर रहे होते हैं, है ना। तो यहां पर हमने उसी चीज को, हमारा जो पार्ट उस इंसान को एंटरटेन कर रहा है, हमने वो पार्ट निकाल के बोल दिया चुप हो जा, चुप बैठ जा। अब जब तक वो पार्ट चुप बैठा है तब तक तो सब कुछ सही रहने वाला है, क्योंकि वो उस गंदे आदमी को, गंदे इंसान को क्या करेगा, एंटरटेन नहीं करेगा। सेम यहां पर हमने इस पैरासिटिज्म वाली जीन को ही, प्रोटीन को ही हमने कर दिया है साइलेंस। अब जैसे ही साइलेंस होगा वैसे ही ये पैरासिटिज्म के लिए मना कर देगी कि अब मेरे पास मत आओ, है ना। तो अब ये जो मिलॉइडी गायने इनकॉग्निटा वाला जो नीमाटोड है, टोबैको के प्लांट, टोबैको के रूट में आके नको बैठेगा, नहीं बैठेगा रे बाबा, बिल्कुल नहीं बैठ सकता, है ना, कोई उसको भाव ही नहीं दे रहा। तो ये एक तरह का क्या है, इट इज अ सेलुलर डिफेंस इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, इट इज अ सेलुलर डिफेंस इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है, इसलिए मैंने आपको ये ऐसे ड्रॉ करके बहुत शॉर्ट में बता दिया और वहां पर लिख भी दिया है ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, मैंने आपको एग्जाम्पल बोला था कि एंटीसेंस आरएनए वाले हम लोग 2 एग्जाम्पल पढ़ने वाले। एक तो हमने पढ़ लिया कि हम लोग उस रूट नॉट नीमाटोड को कैसे रोके, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि हम अपने प्लांट्स को और टॉलरेंट कैसे बनाए, क्योंकि देखो हम लोग बोलते हैं ना पेशेंस चाहिए, कुछ भी पाने के लिए पेशेंस चाहिए। पेशेंस क्यों चाहिए, अभी आप तैयारी कर रहे हो, है ना, स्टार्टिंग में आप बिल्कुल बैठते हो जोश से, ये कर दूंगा सब कुछ, है ना, बैठते हो, चलो 1 हफ्ता निकल गया, 2 हफ्ते निकल गए, तीसरे हफ्ते में, है ना, क्या हो रहा है, पेशेंस डाउन हो रही है ना। तो आप जैसे ही पेशेंस डाउन होंगी ना, वैसे ही कंसिस्टेंसी डाउन हो जाएगी, और जैसे ही कंसिस्टेंसी डाउन हो जाएगी आप अपने ड्रीम से और पीछे हो जाओगे और दूर हो जाओगे। तो दूर नहीं जाना है, पास जाना है, सीट लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, एमबीबीएस की सीट लेनी है हमें। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर भी हम लोग अपने क्रॉप्स को वी वर मेकिंग देम मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। अब ये एबायोटिक स्ट्रेसेस टेम्परेचर हो गया, है ना, ये सारी चीजें, ये सारी कंडीशंस, एनवायरनमेंट, विंड, ये सारी चीजों, ये क्या है, हमारी एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं जिसके अगेंस्ट हमें और टॉलरेंट बनाना था। अब इसके लिए हम लोगों ने फिर से क्या यूज किया, एंटीसेंस आरएनए। यहां पर जो हम लोग एग्जांपल पढ़ने वाले हैं वो है हमारा फ्लेवर सेवर टोमेटो। किसने डेवलप करा था, कैलजीन ने। अब यहां पर आरएनए, एंटीसेंस आरएनए टेक्निक यूज हुई है, यानी कि किसी जीन का मुंह फिर से बंद किया गया है, यानी कि किसी जीन को फिर से साइलेंस या इनएक्टिवेट करा गया है या ब्लॉक करा गया है। तो फ्लेवर सेवर टोमेटो में हम लोगों ने एक जीन ब्लॉक करा, क्योंकि टोमेटो क्या होते हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं।
पता है, सबने घर में देखे हैं ना, टोमेटोज बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस। क्या है? उनके अंदर एक एंजाइम है पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस, और ये जो एंजाइम है ये पैदा कर रहा है दिक्कत। क्या दिक्कत? ये उस टोमेटो को बोलता है कि जल्दी सॉफ्ट हो जा। अब सॉफ्ट होगा यानी कि जल्दी राइपन हो जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा। तो यार ये तो यार टोमेटो के अंदर रहने वाला है ना, ये टोमेटो को अंदर रहने वाला दुश्मन है उसका, है ना। ये उसको बोल रहा है जल्दी सॉफ्ट हो जा, है ना। हमें नहीं चाहिए कि वो जल्दी सॉफ्ट हो, है ना। तो ये साथ की साथ एक तो सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट को क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है, साथ की साथ उसकी सेल वॉल को भी डिग्रेड करता है। अब इस जीन को हमें क्या करना था? ब्लॉक करना था। ब्लॉक कैसे होगा? यूजिंग एंटीसेंस आरएनए टेक्निक। ठीक है, अब जैसे ही ये टेक्निक यूज होगी, कौन यहां पर भी हमारे पास एक वेक्टर चाहिए हमें। वेक्टर कौन है? हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, जो क्या करता है? इट अलाउज द बैक्टीरिया टू इन्फेक्ट द स्टेम ऑफ टोमेटो। टोमेटो की स्टेम में घुसेगा। अब ये जो बैक्टीरिया अंदर जाएगा वो क्या करेगा? इस पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस की जीन को ब्लॉक कर देगा, जिसके वजह से हमारे पास जो टोमेटो आएंगे वो ज्यादा दिन तक ठीक रह पाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब साथ की साथ ओवर राइपनिंग को प्रिवेंट करने के साथ साथ टेस्ट, फ्लेवर, उस टोमेटो का फ्लेवर सेवर टोमेटो का ज्यादा बेटर था इन कंपैरिजन टू नॉर्मल वाला टोमेटो। ठीक है, ठीक है, यानी कि एक हायर क्वालिटी हमें देखने को मिली इस केस में। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। चलो, तो यहां पर बेसिकली यहां पर हमारा एग्रीकल्चर में क्या क्या यूज है वो हम लोग कर चुके हैं। एग्रीकल्चर का सारा यूज हम लोग कर चुके हैं, और अब हम लोग शिफ्ट होंगे किस पे? एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसन। मेडिसन में क्या क्या एप्लीकेशन है उसमें हम लोग अब आने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। अब मेडिसिन में मैंने आपको बोला था रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या मेडिसिन यूज हो रही हैं, उसमें कैसे बायोटेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। अब रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इसमें हमें क्या मिल रहा है? एक मास प्रोडक्शन करने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा अमाउंट पे हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नंबर हम लोग बढ़ा सकते हैं। और इसमें क्या है? हमें सबसे पहले कि सेफ और मोर इफेक्टिव ड्रग्स मिल रहे हैं। सेफ और मोर इफेक्टिव ड्रग्स मिल रहे हैं, और ये अगर ये रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसमें हमें किसी भी तरह का फालतू का इम्यून रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। फालतू का इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा रे बाबा। और अब तक देयर आर 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स जो ग्लोबली अप्रूव हो चुके हैं, एंड देयर आर 12 ऑफ देम आर बीइंग यूज्ड इन इंडिया, है ना। 12 उनमें से ग्लोबली अप्रूव थेरापेटिक्स में से हम लोग 12 इंडिया में अभी इस टाइम पे हमारी मार्केट में अवेलेबल हैं, वो यूज हो रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो ह्यूमन इंसुलिन, जो कौन क्या क्योर कर रहा है? डायबिटीज, स्ट्रेप्टोकाइनेस, एरिथ्रोपोइटिन, अनेमिया, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हमने बनाई थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के यूज करते हुए। ईस्ट में हम लोगों ने क्या करा था? हमने ट्रांसजेनिक ईस्ट की हेल्प से हमने इसकी वैक्सीन बनाई थी। ठीक है, हेपेटाइटिस बी को क्योर कर रहा है ऑब्वियसली। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ डिसऑर्डर्स को क्योर कर रहा है। ह्यूमन इंटरल्यूकिन्स कैंसर और इम्यून डिसऑर्डर्स को क्या कर रहा है? क्योर कर रहा है। ग्रैन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर कैंसर को, ग्रैन्युलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर भी कैंसर और इम्यून डिसऑर्डर्स को क्या करता है? ठीक करने में हेल्प कर रहा है। और अल्फा इंटरफेरॉन ल्यूकेमिया
है ना, ब्लड से रिलेटेड जो कैंसर हम लोग बोलते हैं, ल्यूकेमिया को क्या कर रहा है, क्योर करने में हेल्प कर रहा है। गामा इंटरफेरॉन्स कैंसर और र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस जो हमारी क्या थी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था, उसको क्योर करने में हेल्प कर रहा है। ब्लड फैक्टर 8 हीमोफीलिया को क्योर कर रहा है। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग फैक्टर या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज बीइंग यूज्ड टू बेसिकली इनफर्टिलिटी इश्यूज को क्योर करने के लिए यूज हो रहे हैं। तो ये वो 12 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स है जो इस समय इंडिया में यूज हो रहे हैं, ठीक है। और इनमें से अभी हम लोग कुछ कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, दैट इज रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन और जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। अब यार इंसुलिन कितना जरूरी है ये तो हम लोग अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। हम लोगों ने हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ा, हम लोगों ने मतलब एक और चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, यहां पर भी हम लोग पढ़ने वाले हैं डायबिटीज मेलिटस इंसिपिडस, हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहां पर जो अब आप लोग को इतना तो पता है कि जो ये इंसुलिन है ये हमारे पैनक्रियाज में जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होता है उनके बीटा सेल्स इसको इस इंसुलिन को सिंथेसाइज कर रहे हैं, इतना पता है। अब पैनक्रियास के कौन, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस वाला पार्ट क्या कर रहा है, इंसुलिन को सिंथेसाइज करता है। और ये इंसुलिन इट कंट्रोल्स द लेवल ऑफ ग्लूकोज, इट कंट्रोल्स द लेवल ऑफ ग्लूकोज। और अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है तो कौन सा डायबिटीज होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। अब इस इंसुलिन डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए पहले हम लोग यूज कर रहे थे इंसुलिन बाहर से फॉर एग्जांपल हम अपना खुद का इंसुलिन या किसी ह्यूमन का इंसुलिन ना यूज करते हुए वी वर एक्सट्रैक्ट इंसुलिन फ्रॉम स्लॉटर्ड काउज एंड स्लॉटर्ड पिग्स। अब किसी और एनिमल का इंसुलिन अगर यूज करेंगे तो इट वॉज सीन, मतलब ऐसा देखा गया था कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे ह्यूमंस जिसमें ये इंसुलिन यूज करा गया उनमें क्या आ रही थी यार, दिक्कत आ रही थी, उनमें साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे थे क्योंकि किसी और का, हमारी बॉडी तो आपको मैंने बहुत बार बताया हमारी बॉडी नहीं है यार उस एक्सेप्टेंस के स्टेज में, हमारी बॉडी बहुत कम चीजों को बाहर से एक्सेप्ट करती है, वरना नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, ठीक है। अब दिक्कत ये थी कि जो इंसुलिन है इट कैन नॉट बी ओरली एडमिनिस्ट्रेड, यानी कि आप इसको पी नहीं सकते, है ना, आपको इंजेक्शन के थ्रू ही इसको लेना पड़ेगा। पी क्यों नहीं सकते, बिकॉज इट डिग्रेड एलिमेंट्री कैनाल, आपके एलिमेंट्री कैनाल को ये क्या कर देगी, डिग्रेड कर देगी। पॉइंट याद रखना है, असर्शन रीजन में आ सकता है, ठीक है। अब पहले तो हम लोगों ने स्लॉटर्ड कैटल्स और पिग से ले रहे थे, ठीक है भाई, लेकिन फिर हमने सोचा यार इतने साइड इफेक्ट के केसेस आ रहे हैं तो हमें अपना ह्यूमन इंसुलिन, है ना, या कुछ तो ऐसे इंसुलिन बनाना पड़ेगा जिससे साइड इफेक्ट के चांसेस बिल्कुल ना हो, है ना। तो ये बनाने के लिए, ये जो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन करने के लिए हमें दो चीजों ने बहुत सहानुभूति दी कि हाँ हम कर सकते हैं। तो पहली कैसी थी कि ये जो इंसुलिन वाला जो जीन है इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर ट्रांसलेशन, है ना। अगर हम लोग इसमें शुगर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे तो ये मॉडिफाई नहीं होगा आफ्टर ट्रांसलेशन। और एक स्मॉल प्रोटीन है ये जो इंसुलिन वाला, जो ये जो इंसुलिन है ये एक स्मॉल प्रोटीन है, इसमें सिर्फ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। मैं इंसुलिन की बात कर रही हूं, प्रो इंसुलिन की बात नहीं कर रही हूं, नीचे लिखने मत लग जाना मैम 3 होते हैं, प्रो इंसुलिन में होते हैं वो, मैं मैच्योर इंसुलिन की बात कर रही हूं। तो उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, ए चेन जिसमें 21 अमाइनो एसिड आपको देखने को मिलेंगे और बी चेन जिसमें 30 अमाइनो एसिड आपको देखने को मिलेंगे। और ये दोनों चेन इज लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। छोटा प्रोटीन है तो इजी टू हम लोग, हमारे लिए थोड़ा हाँ था कि हम लोग यार ये बना लेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बोला एक प्रो इंसुलिन बोला, एक मैच्योर इंसुलिन बोला। हमारी बॉडी में जो प्रो इंसुलिन है, मतलब हमारा जो इंसुलिन है वो एक इनएक्टिव स्टेट पे प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रो इंसुलिन। प्रो वर्ड कहीं भी आएगा यार, वो प्रो तो तुम लोग बहुत ऐसे यूज करते हो कि बहुत ज्यादा बड़ा तगड़ा आदमी है ना, प्रो है इस चीज में बहुत अच्छा है। यहां पर इनएक्टिव है, हमारी बॉडी के केस में ये इनएक्टिव घूम रहा है। इस प्रो इंसुलिन में देयर आर बेसिकली 3 पॉलीपेप्टाइड चेन, एक आपकी ए बी और सी पॉलीपेप्टाइड है,
लेकिन मेच्योर इंसुलिन में हमारे पास सिर्फ 2 पॉलीपेप्टाइड होती है, ए और बी। ए पेप्टाइड होती है और बी पेप्टाइड होती है। यानी कि इस प्रो इंसुलिन को मेच्योर इंसुलिन बनाने के लिए हमें इस प्रो इंसुलिन में से सी पेप्टाइड को निकालना होगा। ठीक है, ये डायग्राम वो है जो आपकी एनसीईआरटी में भी बन रखी है, मैंने यहां पर खुद अपने हाथों से बना दी है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, जो हम जैसे कि मैंने बताया, जो इंसुलिन है वो कैसे प्रो हार्मोन की तरह सिंथेसाइज होता है, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज होता है। और इसका जीन जो ये सिंथेसाइज करवा रहा है, इसका जीन हमारे क्रोमोसोम नंबर 11 पे लोकेटेड है। अब प्रो इंसुलिन में हमारे पास सी पेप्टाइड है, मैं बता चुकी हूं, और ये मैच्योर इंसुलिन में ये पेप्टाइड प्रेजेंट नहीं होता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये थी कि हम ये मैच्योर वाला इंसुलिन डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो एक कंपनी थी 1983, एली लिली कंपनी, नाम याद रखना है, भूलना नहीं है इसका नाम, एली लिली जी का नाम नहीं भूलना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इस कंपनी ने 2 डीएनए सीक्वेंस बनाए, है ना, 2 डीएनए सीक्वेंस बनाए, उन दोनों को आपस में जोड़ा यूजिंग LAC-Z जीन। अब ये इसको कहां इंट्रोड्यूस कर दिया गया, PVR 322, जो कि क्या है, एक प्लाज्मिड वेक्टर है, जिसमें इन सीक्वेंसेस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब ये जो सीक्वेंसेस थे, फर्दर ये जो हमारा प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया हमारा जो PVR 322, क्योंकि हमने बाहर से सीक्वेंसेस डाल दिए, ये क्या बना, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हमने डाल दिया ई कोलाई में डाल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, ताकि हमें क्या मिल सके, हमें इंसुलिन की चेन्स मिल सके। ठीक है, अब किसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई, किसमें नहीं हुई, हमारे पास 2 मेथड थे, जिसमें हम एक तो हमारा मेथड था जिसमें हमें टाइम लग रहा था, दूसरा हम लोगों ने यूज करा कौन सा मेथड, PVR 322 वाला, मतलब ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग वाला हम लोगों ने मेथड यूज करा, जिसमें हमें पता चल गया कि इसमें हमारा ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया मतलब प्लाज्मिड आ चुका है। अब हमें पता चल गया कि इसको हमें यूटिलाइज करना है, ये हमारे लिए यूजफुल वाला ई कोलाई है, इसमें हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, रिकॉम्बिनेशन वाला प्लाज्मिड आ चुका है। वहां पर हम लोगों ने इन चेन्स को सेपरेटली प्रोड्यूस करा, फिर उनको एक्सट्रैक्ट करा और उन दोनों को वापस में कंबाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो इस तरह से हमारा क्या बनता है, हमारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बना। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा रहता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं सोमैटोट्रोपिन। अब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, आप सब 11th में केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ चुके हो, तो आपको पता होना चाहिए दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। अगर आपको पता हो तो पिट्यूटरी कुछ ऐसे करके प्रेजेंट है ना, है ना। तो एंटीरियर यानी कि आगे वाली लोब ऑफ पिट्यूटरी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, सिक्रीट करती है क्या, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अब ये जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी प्रोड्यूस कर रही है, ये हार्मोन कोई और कंट्रोल कर रहा है। इस हार्मोन को कोई और दो हार्मोन कंट्रोल कर रहे हैं, और ये दोनों हार्मोन जो इस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल कर रहे हैं ना, ये दोनों हार्मोन आर रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस, है ना। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है इन रेगुलेटरी हार्मोन्स को। 2 हार्मोन कौन से है, सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि जो बोलेगा कि यार ग्रोथ हार्मोन को बोलेगा तो रिलीज हो, अच्छे से रिलीज हो। वहीं पर हमारा दूसरा है सोमैटोस्टैटिन, जो कि एक ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, यानी कि वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज नहीं होने देगा। अब अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होगा, यानी कि ग्रोथ डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसे केस में हमारा पास क्या एक केस आ सकता है, हाइपोपिट्यूटरिज्म आ सकती है, यानी कि एंटीरियर लोब से ग्रोथ हार्मोन नहीं निकल रहा है, नहीं सिंथेसाइज हो रहा है, नहीं रिलीज हो रहा है, तो ड्वार्फिज्म के केस देखने को मिल जाएंगे। किसके, ड्वार्फिज्म के, यानी कि जिनकी हाइट बहुत ज्यादा क्या रह जाती है, छोटी रह जाती है, ड्वार्फिज्म के केस देखने को मिल जाएंगे। अब इस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बायो इंजीनियर करा गया, इनमें कुछ चेंजेस लाए गए, और चेंजेस लाने का मकसद क्या था कि दिस सोमैटोट्रोपिन, है ना, ये जो ग्रोथ
प्रमोटिंग हार्मोन था, ये इंप्रूव कर रहा था किसको? कमर्शियल मिल्क प्रोडक्शन को। सोमैटोट्रोपिन वॉज इंप्रूविंग कमर्शियल मिल्क प्रोडक्ट। कैसे? हमने लिया एक प्लाज्मिड, हमने लिया वो जीन जो सोमैटोट्रोपिन को क्या कर रहा था? एनकोड कर रहा था। फिर हम लोगों ने प्लाज्मिड और इस जीन को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा। हम लोग ये प्रोसेस पढ़ चुके हैं। हमने इन दोनों को क्या कर दिया? लाइगेट कर दिया, एक दूसरे से जोड़ दिया। अब इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हम लोगों ने होस्ट के अंदर डाला, है ना? मतलब ये तो क्योंकि प्लाज्मिड कैसे एक्ट करता है? एज वेक्टर। इसको हम लोगों ने होस्ट के अंदर डाला। होस्ट के अंदर डालने के बाद हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई होने दिया और फिर हम लोगों ने क्या करा? हम लोगों ने इनको ट्रांसफॉर्म करा। क्या करा? ट्रांसफॉर्म करा। और जब हमें ट्रांसफॉर्म्ड वाला होस्ट और रिकॉम्बिनेंट वाला होस्ट जो हमें ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग से पता लग जाएगा, हमें पता लग गया, फिर हम लोगों ने वो चीज एक्सट्रैक्ट कर दी और फिर हम लोगों ने क्या करा? इंप्रूव्ड कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में इसको यूटिलाइज करा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, जीन थेरेपी। नेक्स्ट क्या है? जीन थेरेपी। अब थेरेपी तो पता ही है यार, है ना? रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, जीन थेरेपी, हम लोग रेडियो इन सब के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में। अब बेसिकली जीन थेरेपी क्या है? इट इज यूज टू क्योर कोई भी इनहेरिटेड डिजीज है ना? इनहेरिटेड यानी कि हमें अपने पेरेंट्स से मिली है, जेनेटिक्स में कोई डिजीज है, जीन में कोई डिजीज है, तो उस गलत जीन जो हमारे अंदर आ गई है, उस इनहेरिटेड जीन को चेंज करके उसके अंदर एक सही जीन डाल देना, इस पूरे प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं जीन थेरेपी। एक गलत जीन की जगह हमने, डिफेक्टिव जीन की जगह एक सही जीन डाल दी है ताकि अब हमारी फंक्शनिंग सही हो सके, उसको हम लोग बोलते हैं जीन थेरेपी। ठीक है, अब पहली जीन थेरेपी जो हुई थी वो हुई थी 1990 में, और एक 4 साल की लड़की के अंदर, 4 साल की छोटी सी बच्ची थी जिसके अंदर सबसे पहले वो क्या हुई थी? फर्स्ट जीन थेरेपी हुई होगी। अब ये जो लड़की है ये हमसे भी बड़ी होगी, है ना? आपसे तो बड़ी होगी, मेरे से भी बड़ी है। ठीक है, अब ये जीन थेरेपी करी क्यों गई थी? इट वाज, पहले तो करी किस लिए गई थी? एडीए डेफिशिएंसी को ठीक करने के, एडिनोसाइन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी को, एडीए डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, मैंने उस समय भी बताया था कि एडीए के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर एडीए नहीं होगा, अगर हमारी बॉडी में एडीए नहीं होगा, इसका मतलब साफ है कि लिम्फोसाइट्स नहीं बनेंगे। लिम्फोसाइट्स नहीं बनेंगे तो इम्यूनिटी जीरो। इम्यूनिटी जीरो का मतलब है कि बहुत सारे और वायरस, बैक्टीरिया जब बॉडी पे अटैक करेंगे तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो नहीं कर पाएगी। क्या हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो नहीं कर पाई थी? और कौन सी डिजीज थी ये? स्किड, SCID। अब ये जो स्किड है ये हम लोग 2 तरह से ठीक कर सकते थे। बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर दो, है ना, जहां से वो लिम्फोसाइट बन रहे हैं, या फिर आपका एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर दो, है ना, जिसमें हम लोगों ने एडीए के इंट्रावीनस इंजेक्शंस डाले। ठीक है, बट दोनों के दोनों वर नॉट परमानेंट क्योर। ना ट्रांसप्लांट ना एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये दोनों क्या थे? परमानेंट क्योर नहीं था। हमें वो जीन ठीक करनी है। अब वो कैसे होगा? बेसिकली हमने क्या लिया? लिम्फोसाइट लिए पेशेंट के ब्लड से जिसमें ये डेफिशिएंसी थी, उनको बाहर कल्चर करा। अब बाहर जब कल्चर करा तो उसमें हम लोगों ने क्या डाल दिया? एडीए का कॉपी डीएनए हम लोगों ने डाल दिया, एडिनोसाइन डीएमिनेज का कॉपी डीएनए हम लोगों ने उसके अंदर, उस कल्चर के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब उस कल्चर को वापस पेशेंट की बॉडी के अंदर डाल दिया। ठीक है, उन लिम्फोसाइट के साथ इस एडीएनए सीडीएनए, एडीए सीडीएनए को हम लोगों ने पेशेंट की बॉडी में फिर से डाल दिया। अब जिसकी वजह से क्या होगा? अब हमारा एडीए बहुत जल्दी जल्दी क्या होगा? सिंथेसाइज होगा, जिसके वजह से डेफिशिएंसी नहीं आएगी। लेकिन ये हमें रेगुलरली इन्फ्यूजन कराना पड़ता है, रेगुलरली हमें ये कल्चर करवा के वापस पेशेंट की बॉडी में डालना पड़ेगा। लेकिन अगर मतलब बहुत जल्दी पता चल जाए कि इस बच्चे में क्या है? एडीए डेफिशिएंसी है, तो एम्ब्रियो स्टेज पे, फीटल स्टेज पे ही अगर ये वाला पूरा जीन थेरेपी करवाओगे तो इट मे बी क्या हो सकता है? परमानेंट क्योर हो सकता है। क्या हो सकता है? परमानेंट क्योर हो सकता है, अगर एम्ब्रायनिक स्टेजेस पे
ये हम लोगों ने इन्फ्यूजन करा दिया। तो बाद में कराओगे तो रेगुलर कराना पड़ेगा, बट बहुत बेटर है ना, बहुत बेटर है इन दोनों से। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये हमारा क्या था, जीन थेरेपी का एडीए, जो मैंने आपको बोला था कि स्किड वाला जो हम लोग पढ़ेंगे, एससीआईडी स्किड वाला हम लोग जो पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन था वो था किसमें, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में। डायग्नोस्टिक्स हम लोगों ने लिख रखा था, वो जो पूरा चार्ट बना रखा था मैंने उसमें। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में यानी कि हमारी मतलब देखो, कुछ आया हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल, हमारी बॉडी फॉरेन पार्टिकल को क्या करेगी, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती है ना। अब रिस्पॉन्स में या तो उसको मार देगी या वो उसको नहीं मार पाएगी, है ना। तो सिम्टम्स दिखेंगे, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे। तो अब जितनी जल्दी चले जाओ उतना बेटर है ना, क्योंकि दुर्घटना से सॉरी है नहीं, उल्टा हो गया, ठीक है, ये इधर सूट नहीं करता, दुर्घटना से देर भली, नो, यहां देर अगर कर दी तो दुर्घटना हो जाएगी इस केस में। ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली अर्ली डायग्नोसिस जरूरी है, और अर्ली डायग्नोसिस के साथ साथ हमें उसकी पैथोफिजियोलॉजी भी देखनी है, अंडरस्टैंड करता है डॉक्टर। तो सबसे पहले जब हम लोग अर्ली डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं, अर्ली डायग्नोसिस बेसिकली कि हमें उस कॉज ऑफ डिजीज को पहचानना है कि कौन है वो कॉज ऑफ डिजीज और उसका नेचर क्या, और वो आगे कितना खराब कर सकती है ना। ये हम लोग करेंगे डायग्नोसिस में। ये क्या है, डायग्नोस्टिक क्या है, जब हम लोग उस कॉज ऑफ डिजीज का नेचर जान ले और उसका मतलब वो क्या है वो जान ले। फिर हम लोग बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ चेंजेस इन द नॉर्मल मैकेनिकल, फिजिकल एंड बायोकेमिकल फंक्शंस कॉज्ड बाय डिजीज, है ना। डिजीज के आने के वजह से जितने भी चेंजेस आते हैं उनकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, क्लियर है। अब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में एक है हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर कैसे करते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। पहले डीनेचुरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन, कौन सा टेम्परेचर कब रिक्वायर्ड है, कैसे हो रहा है, एक बार में कितनी कॉपीज बन सकती हैं, ये सब हम लोग कर चुके हैं। अब ये पीसीआर एज मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक यूज हो रहा है कैसे, अगर मान लो कि बहुत कम कंसंट्रेशन में हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या वायरस घुस आया है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत कम कंसंट्रेशन में बैक्टीरिया या वायरस घुस आया है, तो अगर हम पीसीआर करेंगे, उसका नंबर इंक्रीज करेंगे बाहर निकाल के, तो हमें पता चल जाएगा कि वो ये वायरस है, ये बैक्टीरिया है। और अगर हमें ये पता चल जाएगा कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा पैथोजन है, तो उसके अगेंस्ट हम जल्दी से जल्दी वर्क करना शुरू कर सकते हैं। उसको हमारी बॉडी से टाटा बाय करने का सिस्टम हम लोग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब कहां कहां यूज होती है, एचआईवी इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने में यूज होती है। ठीक है, म्यूटेशंस अगर कोई भी हो रही है पेशेंट की बॉडी में, वो डिटेक्ट करने के लिए यूज हो सकती है, और ट्रांसजेनिक डिसऑर्डर्स को देखने में मतलब पता करने में, डिटेक्ट करने में हेल्प कर सकती है। ठीक है, पीसीआर। नेक्स्ट है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइसा आपको देखने को मिलेगा। मोस्टली जगह पे क्या देखने को मिलेगा, एलाइसा। तो बेसिकली ये जो हमारा, मैं पहले भी ये डिस्कस कर चुकी है, जो हमारा एलाइसा है, इट इज बेसिकली किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन पे। अब देखो नॉर्मल सी बात है ना कि अगर कोई पैथोजन आएगा हमारी बॉडी में तो वो अपना एंटीजन लेके आएगा, और अगर वो अपना एंटीजन लेके आएगा तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का काउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एलाइसा में हम लोग यही चीज यूज कर रहे हैं। ठीक है, कि हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एंटीजन डिटरमाइन करेंगे, नंबर ऑफ एंटीबॉडीज भी डिटरमाइन करेंगे। तो अगर ज्यादा है तो यानी कि कुछ तो आया, एंटीजन से पता चल जाएगा कि कौन सा पैथोजन आया है, और एंटीबॉडीज जो उसके अगेंस्ट वर्क कर रही है उससे पता चल जाएगा यार कुछ तो गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो बेसिकली इंफेक्शन कैन बी डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस। अब एंटीबॉडीज को भी डिटेक्ट कर सकते हैं जो हमें पैथोजन के अगेंस्ट बनती हुई दिखाई देंगी, और कॉमनली जो हम लोग, क्योंकि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे हैं, एंजाइम का यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये हम लोग पहले भी बता चुकी हूं, कौन से, पैरोक्सीडेज एंजाइम और अल्कलाइन फॉस्फेटेज, हम लोग दो एंजाइम यूज करते हैं इन केस ऑफ एलाइसा। ठीक है,
ठीक है, क्या हो रहा है, एंटीजन को देखेंगे जिससे हमें पैथोजन पता चल जाएगा, एंटीबॉडी का काउंट बढ़ रहा है, तो यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है, हमारी बॉडी ऐसे ही मेहनत नहीं करेगी, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है ऑटो रेडियोग्राफी। बेसिकली रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यहां पर यूज करेंगे, तो डिटेक्शन एंड लोकलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप विद इन अ बायोलॉजिकल सैंपल, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अब जब हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करते हैं, हम लोगों ने ट्रांसजेनिक क्रॉप्स पढ़े, इसी तरह से एनिमल्स में भी हमने क्या करा था, जीन ऑल्टरेशन करे थे, जीन चेंजेस करे थे, है ना। अब वो जीन चेंजेस हमने बेनिफिट्स के लिए ही करे थे, है ना, बेनिफिट्स के लिए ही हुए हैं। तो बेसिकली एनिमल्स जिनके जीन में हमने करे हैं चेंजेस, जिनके डीएनए को हमने करा है मैन्युपुलेट, उनको हम लोग बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। अब मैनिपुलेट कैसे करा है, हमने बोला उसके अंदर मान लो ए जीन थी, किसी एक एनिमल है उसके अंदर ए जीन थी, लेकिन ये खराब थी, हमने बाहर से बी डाली, हमने इस एनिमल को मैनिपुलेट करा कि ए को एक्सप्रेस मत कर, बी को एक्सप्रेस कर, बी अच्छी है तेरे लिए, मैनिपुलेट करा। तो यहां पर इस तरह से फिर वो एनिमल को क्या बोला गया, उस एनिमल को, क्योंकि उसके जीन में ऑल्टरेशन हुई, उसके जीन में चेंजेस हुई, तो उस एनिमल को क्या बोला गया, ट्रांसजेनिक एनिमल बोला गया, ठीक है। एग्जाम्पल ट्रांसजेनिक एनिमल्स के, रैट्स, रैबिट्स, पिग्स, शीप, काउ, मंकी और फिश, ये सारे एग्जाम्पल्स है किसके, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के। एंड सबसे ज्यादा 95% ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। ये बेचारे फालतू में ही फंस रखे हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं में सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो डीएनए मैनिपुलेशन है, ये जो भी हो रहा है डीएनए मैनिपुलेशन वगैरह है, ये हम लोग कर सकते हैं डीएनए माइक्रो इंजेक्शन से, हम लोग पढ़ चुके हैं, टेक्निक है रेट्रोवायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर या फिर एम्ब्रायनिक स्टेम सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर से हम लोग ये 3 मेथड यूटिलाइज कर सकते हैं इन केस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने के लिए। अब एक जो आपको याद रखना है, देयर वर 3 शीप्स, डॉली, पॉली एंड मॉली। डॉली पहली शीप जिसको क्या करा गया था, क्लोन करा गया था, लेकिन इनमें किसी भी तरह की, इस डॉली में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन नहीं थी। बट फिर ये जो पॉली और मॉली है ना, कितने बढ़िया नाम है, डॉली, पॉली, मॉली, है ना। ये जो पॉली और मॉली है बच्चों, इन दोनों को क्लोन भी करा गया। ये क्या थे, 2 यूज थे, इन दोनों को क्लोन भी करा गया, और क्लोन के साथ साथ इनके अंदर जेनेटिक्स में, इनके जीनोटाइप में, इनके डीएनए में क्या करा गया, चेंजेस भी करे गए, ठीक है। और कैसे करे गए, यूजिंग अडल्ट सोमैटिक सेल, ठीक है, यूजिंग अडल्ट सोमैटिक सेल, ठीक है। और ये तीनों कहां हुए थे, इन तीनों का होना एक ही जगह पे हुआ था, रोजलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड के अंदर, रोजलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड के अंदर। और पहली ट्रांसजेनिक शीप टू प्रोड्यूस अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन वॉज ट्रेसी। ट्रांसजेनिक हम बना रहे हैं क्योंकि हमें कुछ चाहिए, यहां पर हमें किससे मतलब है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन से, जो कौन प्रोड्यूस कर रही थी, ट्रेसी, ठीक है। कौन थी, ट्रेसी, और ट्रेसी कौन थी, एक शीप थी, ठीक है। एंड हम लोगों ने शीप के साथ साथ एक मंकी भी बनाया जिसका नाम है एंडी, एंड और आई छोटा, एंडी मंकी, ठीक है। इनके अंदर हम लोगों ने क्या डाला था, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन डाला था इनकी जीन के अंदर। अब यार ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना क्यों रहे थे, ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्यों बना रहे थे, क्योंकि हमें कुछ इकोनॉमिक ट्रेड दिख रही थी कि ये चीज हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो यहां पर हमें ये फायदा है, ये करेंगे तो ये फायदा है, यहां पर हमारा ये चीज अच्छी हो सकती है, हेल्थ अच्छी हो सकती है ना, क्वालिटी अच्छी हो सकती है, ये सारी चीजें सोच के हम लोग क्या कर रहे थे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना रहे थे। दूसरा, दे वर यूज्ड एज डिजीज मॉडल, किसी पर्टिकुलर डिजीज को पढ़ने के लिए, सिम्टम, प्रोबेशन, इंक्यूबेशन पीरियड, ये सारी चीजों को यूज देखने के लिए, पढ़ने के लिए, क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये सारी चीज पढ़ने के लिए हम लोगों ने इनको कैसे यूज किया, वी यूज देम एज डिजीज मॉडल्स, ठीक है। तो इनके अपने फायदे थे। आपने वो मूवी देखी थी, क्या नाम है, क्रिश, जिसमें वो अलग अलग तरह के जानवर बनाता है ना। अब देखो हम लोग आगे पढ़ेंगे बायोएथिक्स, लेकिन मेरे ऐसे निकल गया तो मैं बता देती हूँ। तो अगर उसको कंट्रोल होता, उस पर कंट्रोल होता,
तो वो अपने फायदे के लिए, मतलब किसी चीज को खराब करने के लिए वो सारी चीजें यूज ना करता। तो देयर आर अथॉरिटीज जो इन सब चीजों पे जांच पड़ताल रखती है कि कौन क्या कर रहा है ना, कौन किस मकसद से, कौन किस मतलब से वो चीज बना रहा है, इससे लोगों को क्या फायदा होगा, क्योंकि नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब बेनिफिट्स क्या थे मेडिसिन में? डिजीज की स्टडी के लिए डिजीज मॉडल की तरह यूज कर सकते थे, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक हमने शीप वाला पढ़ा, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जो क्योर करती है किसको? एम्फाइसीमा को। साथ के साथ फिनाइल कीटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज को ट्रीट करने के लिए भी हमें ट्रांसजेनिक एनिमल से हेल्प मिली थी। फिर एक काउ है, रोजी द काउ, इन्होंने इनके अंदर प्रोड्यूस करवाया था ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क। 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन ये काउ प्रोड्यूस करती थी, और ये प्रोटीन का नाम क्या है? अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो ये रोजी काउ ने करा, रोजी काउ में ये चेंजेस करे थे जिसकी वजह से उन्होंने ये प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू करा। इसके अलावा वैक्सीन सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, ये सारे यूज थे कहां पर? मेडिसिन में। फिर एग्रीकल्चर में क्या बेनिफिट्स थे? ब्रीडिंग करवाओगे, एक अच्छा ब्रीडिंग कराओगे, मतलब मेल अच्छा है, फीमेल अच्छा है, मेल स्पर्म अच्छा है, फीमेल एग अच्छा है, तो अब जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो भी अच्छा होगा, है ना। सॉरी, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो भी अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो ब्रीडिंग के लिए, क्वालिटी के लिए और डिजीज रेसिस्टेंस के लिए हम लोग देख चुके हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स आज पढ़ चुके हैं। ये बेनिफिट हमें मिलेंगे किसमें? एग्रीकल्चर से। अब आ गए हम लोग किस पे? एथिकल इश्यूज पे। लास्ट टॉपिक रहेगा इसका। अब जब हम लोग एथिकल इश्यूज की बात करते हैं यार, तो जैसे कि मैंने बताया कि आप कुछ कर रहे हो, है ना, जैसे मान लो आप घर पे कर रहे हो, आपने मम्मी को तो बोल रखा है आप पढ़ रहे हो, पापा को भी बोल रखा है पढ़ रहे हो, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हो, आप कर रहे हो कुछ उल्टा काम, है ना। तो एक अथॉरिटी है ना मम्मी की, पापा की, कि वो आके देख सकते हैं कि क्या कर रहा है मेरा बच्चा, और अगर कुछ गलत कर रहा है तो पिटाई खाओगे, कुछ अच्छा कर रहे हो तो शाबाशी मिलेगी। तो ऐसे ही हर कंट्री ने क्या करा है, कुछ ना कुछ अथॉरिटीज असाइन करी हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को, जो इन सब चीजों का ध्यान रखता है, ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। कुछ अच्छा करने जा रहे हैं तो अच्छा ही हो, कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले है बायो एथिक्स। मैंने एथिक्स के बारे में बात करी थी। एथिक्स क्या है कि हम लोग कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं जब हम एक पर्टिकुलर जगह जाते हैं। स्कूल जाते हैं तो ऐसे रहेंगे, मंदिर जा रहे हैं तो ऐसे जाएंगे, है ना। ये एथिक्स है ना। अब बायो एथिक्स यानी कि कुछ भी चीज जो क्या कर रही है, बायोलॉजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है, तो वो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो हमारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं जब हम लोग इन रिलेशन टू दी बायोलॉजिकल वर्ल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं बायो एथिक्स, है ना। हमारी एक्टिविटीज को जो रेगुलेट करते हैं, जिनके हिसाब से हमारी एक्टिविटीज होनी चाहिए, उनके थ्रू क्या हो रहा है, जब भी कुछ भी रिलेटेड है बायोलॉजिकल वर्ल्ड से, तो उनको हम लोग बोलते हैं बायो एथिक्स। क्या बोलते हैं? बायो एथिक्स। और इन बायो एथिक्स को मेंटेन करने के लिए देयर इज अ कम्युनिटी। जैसे आपको मेंटेन करने के लिए मम्मी पापा हैं, वैसे ही इधर कम्युनिटी है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये कमेटी बनाई है ना। अब ये कमेटी के 2 टास्क है। अब ये कोई भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन रिसर्च हो रही है तो एक तो उसकी वैलिडिटी इंश्योर करता है कि यहां तक कर लो, अगर हो गया तो ठीक है, वरना आगे बढ़ो, है ना, वरना भैया आगे बढ़ो। दूसरा, अगर हम जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा जीन इन्वेड कर रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह डाल रहे हैं, किसी और में डाल रहे हैं, अब वो ऑर्गेनिज्म जो बन रहा है वो कोई पब्लिक सर्विसेज में पब्लिक के लिए कुछ खतरा ना बने, है ना, कुछ खतरा ना बने, कुछ ज्यादा चेंज खराब ना हो जाए। फॉर एग्जांपल जो मूवी बता रही हूं मैं क्रिश, उसमें क्या हुआ था, उसने अपने बेनिफिट के लिए यूज करा और पूरा तहस नहस मचा दिया, है ना। ये दोनों चीज मेंटेन कौन कर रहा है? GEAC। कौन कर रहा है? GEAC। अब इसको मेंटेन करने के लिए देयर आर पेटेंट्स क्या है? बेसिकली किसी ने कुछ नया बनाया, बिल्कुल नया, है ना, ऐसा कुछ पहले नहीं था,
तो वो इंसान उस नई चीज के लिए पेटेंट ले सकता है कि यार ये मेरा है, मेरी परमिशन से यूज नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो बेसिकली पेटेंट्स क्या है, दे आर सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स ग्रांटेड बाय अ स्टेट टू एन इन्वेस्टर और असाइनी। ठीक है, फॉर अ लिमिटेड पीरियड, 5 साल का होता है, 10 साल का होता है, 3 साल का होता है, लिमिटेड पीरियड्स के लिए असाइन किया जाता है। और ये हम लोग पेटेंट्स पढ़ते हैं, पता है किसमें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, अब ये जो राइट्स है गवर्नमेंट दे रही है, उसके बदले भी कुछ ले रही है कि यार इस इन्वेंशन से हमारी पब्लिक को बड़ा फायदा है, तो आप ये इन्वेंशन यूज करो। ठीक है, लेकिन पेटेंट आपके नाम पे ही रहेगा, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अब जब भी एक स्टेट, एक ऑर्गेनाइजेशन किसी को पेटेंट देती है, तो उस पेटेंट में वो 3 चीज खोजती है कि ये 3 चीज होनी चाहिए तभी हम पेटेंट देंगे। फॉर एग्जाम्पल, नोवेल्टी यानी कि बिल्कुल नया इनोवेशन होना चाहिए, नोवेल्टी यानी कि बिल्कुल नया इनोवेशन होना चाहिए। दूसरा, नॉन ऑब्वियसनेस यानी कि डॉक्यूमेंटेड ना हो लेकिन इस प्रॉब्लम के बारे में पता हो, है ना। नेक्स्ट, यूटिलिटी, यूजफुल होना चाहिए, यूजफुल नहीं है तो काय को बना रहे हो, मत बनाओ, है ना। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स डिसाइड करते हैं किसी एक चीज को पेटेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, अब पेटेंट्स किसी भी एक नए इन्वेंशन को ग्रांट करी जा सकती है। ठीक है, अगर किसी इन्वेंशन में कुछ इंप्रूवमेंट करी है उसको ग्रांट करी जा सकती है। कोई मतलब कुछ प्रोडक्ट बना, मान लो किसी ने आइसक्रीम बनाई, तो आइसक्रीम बनाने के प्रोसीजर के लिए भी पेटेंट ग्रांट, ये मेरा तरीका है, ये मेरा मेथड है, तो मैं इसको पेटेंट करा सकता हूं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी कंसेप्ट है, कोई भी डिजाइन है, इन सारी चीजों को भी पेटेंट कराया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब देर आर बायो पेटेंट्स एज वेल, जो बायोलॉजिकल एंटिटीज से रिलेटेड अगर हम लोग कुछ भी ग्रांट कर रहे हैं तो उनको हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल पेटेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, 2 लाख वेराइटी ऑफ राइस इंडिया में है ना, 27,000 तक कुछ नंबर है जिसका हमारे पास हमने ले रखा है ना, बासमती राइस वाली पेटेंट। ठीक है, बाकी का क्या है ना। तो बेसिकली देयर वर फ्यू कंट्रोवर्सी जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। फॉर एग्जांपल, जो सबसे पहली कंट्रोवर्सी है बासमती राइस, तो सितंबर 1997 की बात है विद्यार्थियों। क्या बोला था, एक कंपनी थी रेक टेक, इन्होंने बासमती राइस का पेटेंट ले लिया था। ठीक है, बासमती राइस की लाइंस का, उनकी ग्रेन्स का, सबका पेटेंट ले लिया था। लेकिन फिर मतलब इंडिया में हमें पता ही नहीं है पेटेंट जैसी कुछ चीज हो रही है, हम बैठे हैं आराम से, इतना जब कुछ नॉलेज नहीं थी तब, है ना। फिर जैसे ही पता चला तो उनके अगेंस्ट क्या लगाए, एलिगेशंस ऑफ बायोपायरेसी लगाए कि हमारा कॉपीड प्रोडक्ट है। क्या बोला गया, हमारा कॉपीड प्रोडक्ट है। ठीक है, अब जिसकी वजह से उन बायोपायरेसी के क्राइसिस के वजह से क्या हो रहा था, देयर वर एमर्जिंग डिप्लोमेटिक क्राइसिस बिटवीन इंडिया और यूएसए के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। ठीक है, और इंडिया ने ड्यूरिंग दिस कंट्रोवर्सी यूएसए को थ्रेटन किया था कि अगर आप अपना पेटेंट वापस नहीं लेंगे तो हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे। बट ड्यू टू ऑल दिस, है ना, इन सारी चीजों के को मद्देनजर रखते हुए यूएसए ने रेकटेक कंपनी से मोस्ट ऑफ द क्लेम्स छीन लिए। ठीक है, छीन लिए। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारी कंट्रोवर्सी थी वो थी टर्मरिक। अब यार सबको पता है कि टर्मरिक, हल्दी वाला दूध पी लो, है ना, हल्दी लगा लो कहीं चोट लग गई है, ये बहुत पहले से, मतलब सदियों पुरानी से ये यूज करा जा रहा है। लेकिन एक मिसिसिपी मेडिकल सेंटर है, उन्होंने यूज ऑफ टर्मरिक इन वुंड हीलिंग, जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स करते आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स करते आ रहे हैं कि कुछ लग गया है तो हल्दी लगा लो, हल्दी वाला दूध पी लो, बीमार हो तो, ये सारी चीज का श्रेय किसने ले लिया, इस मिसिसिपी मेडिकल सेंटर ने ले लिया, है ना। बोलो, मिसिसिपी मेडिकल सेंटर ने ले लिया। ठीक है, अब जिसको चैलेंज किया किसने, डॉक्टर R.A. मशेलकर ने, और आफ्टर 4 months
जब उन्होंने दिखाया कि ये इतने टाइम से यूज हो रहा है, एंशियंट टाइम से यूज होता आ रहा है हमारी कंट्री में, तो फिर वो पेटेंट को रिवोक कर लिया गया आफ्टर 4 मंथ। पेटेंट वाज रिवोक्ड आफ्टर 4 मंथ। नेक्स्ट है थर्ड कंट्रोवर्सी, किससे रिगार्डिंग थी? नीम। तो बेसिकली पेटेंट ग्रांट किया गया था 1996 में टू WR ग्रेस एंड कंपनी को। क्यों ग्रांट किया था? फॉर द फंजीसाइडल यूजेस ऑफ नीम ऑयल। नीम ऑयल को एज फंजीसाइड यानी कि फंगस को मारने वाला, फंगस को खत्म करने वाला की तरह यूज किया गया, और इसका पेटेंट किसने ले लिया? WR ग्रेस एंड कंपनी में। लेकिन फिर से है ना, जब पेटेंट ले लिया उसके बाद ये जगह इन्होंने क्या करा, कौन? अजय फाडके एंड वंदना शिवा, इन्होंने इस पेटेंट को चैलेंज किया और इन्होंने अपने एंशियंट टेक्स्ट दिखाए कि हम लोग ये बहुत पहले से करते आ रहे हैं और इसमें कुछ नया नहीं है, यानी कि नोवेल्टी नहीं है। और नोवेल्टी नहीं है तो पेटेंट कैसे दे सकते हो भाई तुम? क्योंकि हमें तो वो 3 फैक्टर्स देखने हैं पेटेंट देने के लिए। तो अगर नोवेल्टी नहीं है तो आफ्टर फिर वो बाद में पेटेंट क्या ले लिया गया? वापस ले लिया गया। कब? 2005 में। सोचो 1996, ऑलमोस्ट 9 साल तारीख पे तारीख मिलती रही होगी, लेकिन फिर भी ये क्या गए? जीत गए। ठीक है, क्लियर है? फिर लास्ट जो हमने एक टर्म पढ़ा था बायोपायरेसी, कॉपी। तो बेसिकली द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेस बाय मल्टी, मतलब क्या होता है कि सारी चीजें मल्टीनेशनल कंपनीज कुछ सेक्टर्स यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन जो पेटेंट, जिनके नाम पे पेटेंट है, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, कोई कंपनसेशन नहीं मिल रहा, कोई उनसे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड ऑथराइजेशन नहीं ली गई है। फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन है ब्राजीन प्रोटीन। ये प्रोटीन कहां मिला? वेस्ट अफ्रीका में, लेकिन इसको पेटेंट करा रखा है किसने? यूएसए ने। ठीक है, ये जो ब्राजीन प्रोटीन है, मतलब ये सारी चीजें क्या है? बायोपायरेसी में आती है। जैसे हमारे बासमती राइस वाले में ये चीज बोली गई थी, एलिगेशंस लगाए गए थे। तो यहां पर इसके बाद हमारा चैप्टर ये हो जाता है खत्म। तो आज खत्म हो गया है ज़ूलॉजी का, सारे चैप्टर्स खत्म हो गए हैं, है ना। तो आई होप ये सीरीज बेनिफिशियल रही हो, आपने समझा हो, आपने पढ़ा हो। नहीं पढ़ा तो यार टाइम है, अभी भी पढ़ लो, है ना। तो अच्छा स्कोर कर पाओगे। मैंने आपको पहले ही बोला था, गारंटी है कि अगर यहां से पढ़ोगे तो कुछ भी मिसिंग नहीं है बच्चों, कुछ भी मिसिंग नहीं है। गारंटी है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे, सब कुछ कवर करा है, लिखा भी सब कुछ, मतलब नोट्स भी बहुत तरीके से बना के दिए गए हैं। तो सब कुछ आपको यहां पर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन सीरीज में मिलते हैं अब, ठीक है। बाय 75 डेज यही समाप्त होता है। किसी भी चीज का अगर आपको डिटेल लेक्चर चाहिए तो आप प्लीज कमेंट्स में बता दें, और कुछ चैप्टर्स के डिटेल लेक्चर्स आपको ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, बाय, पढ़ लो।